ओके सर, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से सबको। तो इनकम टैक्स पढ़ते हैं सर, जो एक्चुअली हम लोगों के लिए अच्छा है। हम लोगों का ग्रोथ डिपेंड करता है हमारे नॉलेज पे, तो हम लोग नॉलेज पे ही फोकस करते हैं। बाकी दुनिया अपने हिसाब से चलेगा, हम लोग अपने हिसाब से चलते हैं। तो इनकम टैक्स में हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशंस पढ़ रहे हैं सर। और बिजनेस एंड प्रोफेशंस पे हम लोग एक्चुअली अभी प्रोविजंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चल रहे हैं, एंड प्रोविजंस के ऊपर बेस करके हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को याद होगा, इन आवर प्रीवियस क्लास लास्ट वीक में हम लोगों ने डेप्रिसिएशंस रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेक्शन 32 एंड ऑल्सो सेक्शन 35, दैट इज साइंटिफिक रिसर्च। याद है सबको? रोशनी मने आछे? ओके। Section 35, that is scientific research, as well as section 32, that is depreciation, additional depreciations, ये सब discussions, even depreciations का rate chart, उसके ऊपर भी काफ़ी सारा सवाल हम लोगों ने किया। provisions को भी डिटेल्स में देखा। आज भी काफ़ी सारा प्रोविजंस है सर, उसको डिटेल्स में चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ, और फिर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ होमवर्क में दिया हुआ था, थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन था, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को ज़रूर ऐसा ही फील हुआ होगा। तो वो सब क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, और साथ में पहले पहले प्रोविजंस को कुछ देख लेते हैं, और उसी प्रोविजंस रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस एक्चुअली दिया हुआ था, तो उसके बाद उसको सॉल्व करते। कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो एग्जैक्टली प्रोविजन मतलब जो डिस्कशंस था उसके अंदर भी था, कुछ पहले पढ़ा हो गया था। ठीक है सर, चलो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, प्रियतमा समझ में आ रहा है ना? याद आ गया लास्ट क्लास? हाँ सर। हाँ ओके सर, चलो। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं सर, अभी पूरा इनकम टैक्स का एक एक सेक्शंस को, बिजनेस एंड प्रोफेशंस का एक एक सेक्शंस को हम लोग डील कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले दिन ही, मतलब लास्ट क्लास, पहला दिन ही बोलेंगे सर, प्रीवियस क्लास में सेक्शन 28, आफ्टर दैट सेक्शन 29, फिर 30, फिर 31, फिर 32 में डिप्रिसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया था, फिर ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कैलकुलेशंस भी बहुत अच्छे से देखा, 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, सेक्शन 35 जो लास्ट क्लास का बड़ा ही हॉट टॉपिक था, हॉट इन द सेंस कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, जिसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था, है ना सर? तो ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 35 के अंदर भी सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 डबल ए, इस तरह का भी सेक्शंस के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया था। यस सर, हम सबको याद है। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया रे? यस, ठीक है। अच्छा, अभी जो सेक्शंस बात करने जा रहे हैं ना सर, इसको बोलते हैं सेक्शन 35AD। ऐसे आप लोगों को पता है कि, ओके, ऐसे आप लोगों को पता है कि हम लोग जो इनकम टैक्स का जो डिस्कशंस करते हैं, इसका टोटल हेड का जो एरिया है, ठीक है, ये टोटली बेसिकली कहाँ से कहाँ तक में बोला गया है आप लोग जानते हो। सेक्शन 28 से लेके, ये देखो सर, हेड्स ऑफ इनकम, सेक्शन 28 से लेके, सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 20 नहीं, सेक्शन 44AE तक में बीपी के बारे में कहा गया है सर। 28 से लेके 44AE तक, तो उस पर 35 तक तो हम लोग काफ़ी अच्छे से पहुंच गए, लेकिन और भी काफ़ी रास्ता बाकी है। तो उस बाकी रास्ता में जो सेक्शंस है उसको थोड़ा सा रीड करते हुए, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको डील करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा सर। ठीक है, ओके सर, चलो चलो जल्दी चलो, टाइम नहीं है हम लोगों के पास। अच्छा ठीक है। अच्छा, सेक्शन 35AD क्या है पहले सुन लो, फिर उसको समरी करेंगे। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शंस, मतलब आपका किसी जगह में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपका बिजनेस किसी जगह में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको टैक्स में डिडक्शंस मिलेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड बिजनेस। ध्यान से सुनना बात को, स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है। स्पेसिफाई मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको स्पेसिफाई करके बोल देगा कि ये बिजनेस पे आपको स्पेसिफाइड बिजनेस का बात बनेगा, ठीक है, स्पेसिफाई करेगा। कमेंसिंग ऑपरेशंस ऑन और आफ्टर द डेट स्पेसिफाइड देयर टू, कुछ डेट का डिक्लेरेशन कर देगा। हाँ सर बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी क्वेश्चन क्या? ओके,
कमेंसिंग ऑपरेशंस ऑन और आफ्टर द डेट स्पेसिफाइड देयर टू, मतलब एक पर्टिकुलर डेट का डिक्लेरेशन कर देगा कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। कमेंसिंग ऑपरेशंस, ओके, ऑन और आफ्टर द डेट स्पेसिफाइड देयर टू, ओके। नेक्स्ट, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज। जानते हो सर व्हाट इज कोल्ड चेन फैसिलिटीज फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट? कोल्ड चेन फैसिलिटीज मतलब कोल्ड स्टोरेज। हाँ सर, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज, दैट मीन्स कोल्ड स्टोरेज। ये जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है ना सर, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कोल्ड स्टोरेज में रखना जरूरी होता है। इसके लिए एग्रीकल्चरल बेस्ड एरिया में ऐसे बनाया जाता है। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाने से आपको ये सब देखने को मिलेगा, लाइक हुगली डिस्ट्रिक्ट, अगर कभी भी विजिट करते हो हुगली, अगर कभी विजिट करते हो आप लोग नॉर्थ 24 का कुछ पार्ट्स, साउथ में भी थोड़ा बहुत है, हुगली में, हावड़ा का कुछ पोर्शंस में आपको दिखेगा, बर्धमान में काफ़ी ज़्यादा, ईस्ट मिदनापुर में भी है, ठीक है। तो जहाँ पर एग्रीकल्चरल बेस्ड बहुत अच्छा है, वो सब एरिया में आपको कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ बहुत दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सर कोल्ड चेन फैसिलिटीज़, बिकॉज फार्मर्स जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं ना, उसका स्टोरेज होना ज़रूरी है। बिकॉज वो भाड़े लिया जाता है सर, वो रेंट पे लिया जाता है कि पर्टिकुलर लीज रेंट पे चलता है। तो उस पर्टिकुलर मेरा कुछ प्रोडक्ट है, इतना क्विंटल आलू बना मेरा, उस आलू को मैं गोडाउन में रखना चाहता हूँ, और फिर जब दाम बढ़ेगा मार्केट में, डिमांड ठीक ठाक रहेगा, फार्मर्स उसको मार्केट में सेल करेगा। तो ऐसे कर सकता है वो। या फिर अभी मार्केट में इतना डिमांड नहीं है, या फिर अभी मार्केट में इतना डिमांड नहीं है, तो फिर क्या वो मैं बचने के लिए दे दूं, मतलब वो सड़ जाएगा क्या? आप बात समझ रहे हो ना सर? तो इस तरह का प्रोडक्ट के लिए वो कोल्ड चेन फैसिलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज, कमेंसिंग ऑपरेशंस ऑन और आफ्टर 1/4/2009, इसके बारे में बोल रहे हैं। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो कोल्ड चेन था। ये नॉर्मल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, नॉर्मल व्हीट, गेहूं, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज का जरूरत नहीं होता, ठीक है। व्हीट गेहूं सेम ही होता है सर, व्हीट, पैडी, दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब जिसको कोल्ड चेन में रखने का जरूरत नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं। इसका भी कमेंसिंग ऑपरेशंस ऑन और आफ्टर 1/4/2009, 1/4/2009। आप लोगों को एक चीज सुन के बहुत अच्छा लगेगा सर, ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज से एक चीज मुझे याद आ रहा है कि इंडिया करेंटली एक ऐसे लेवल में पहुंचा है सर, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस से मिला था, उस टाइम पे, उसके बाद अप टू 1990s तक, इंडिया का ना बहुत हालत खराब था, ठीक है। मतलब हालत खराब किस सेंस से सर? सर हालत खराब इस सेंस से कि इंडिया ना सेल्फ सफिशिएंट नहीं था अपने खाने के बारे में। मतलब जितना फूड इंडिया को चाहिए होता है ना, उतना फूड इंडिया के पास नहीं था। ये सर 5 इयर्स प्लानिंग के थ्रू से, प्लानिंग कमीशन के थ्रू से धीरे 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 इंडिया को एग्रीकल्चर में, जैसे आप लोग कुछ चीज़ें बचपन में पढ़े हो सर, ग्रीन रिवोल्यूशंस, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशंस के थ्रू से एक्चुअली इतना बड़ा पॉपुलेशन, 135 करोड़ का पॉपुलेशन को पेट भूखा भूखा नहीं रखना है, पेट भराना है सबको। तो उसके चलते एग्रीकल्चरल पे बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज करके थोड़ा बहुत ज़मीन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन का ज़रूरत था। एक्चुअली ब्रिटिश जब चला गया था ना इंडिया से, तो वो इंडिया का जो ज़मीनी तौर पे जो ज़मीन था ना सर, उसका फर्टिलिटी को ख़त्म करके गया था। बिकॉज आप लोग जानते हो वो नील का खेती करता था, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल जैसे फर्टाइल लैंड पे भी, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश जैसा फर्टाइल लैंड पे भी वो नील का खेती करता था। तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ें जो मार्केट में शायद दाम ज़्यादा मिलता था, बट बेसिक फूड के लिए मुश्किल होता था। इसके ऊपर एक बहुत पुराना कहानी है कि ब्रिटिश जाने से पहले ही एक ऐसा सिचुएशन हुआ था जिसको द ब्लैक डे ऑफ बंगाल, ब्लैक टाइम ऑफ बंगाल भी कहा जाता है उसको ना। हम लोग ऐसे बंगाली में पढ़े थे सर, 76 एंड 91, मतलब बहुत भयंकर, मतलब बिना खा के लोग मरता था। तो उसके बाद 65 के आसपास के टाइम पे यूएस के साथ इंडिया का एक डील हुआ था। आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं जानते, PL480 जानते हो सर? PL480 ये एक कॉन्ट्रैक्ट था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, फूड फॉर पीस, ठीक है। ये PL480 इंडिया के साथ यूएस गवर्नमेंट का, ये आप देख सकते हो, फूड फॉर पीस, स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएस गवर्नमेंट लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ ओवरसीज फूड असिस्टेंस। इस PL480 के तहत इंडिया को भी बहुत सारा खाना मिलता था यूएस से। आई डोंट नो आप लोग ये सब खबर रखते हो कि नहीं। बहुत भयंकर टाइप का सिचुएशन था सर। यूएस ने एड दिया था, सबको गेहूं बांटा था सर, इंडिया को भी मिलता था। तो एक्चुअली
आफ्टर 47 ब्रिटिश आके यूएसए आके बोला था कि ब्रिटिश जा रहा है बट हमें 15 ईयर्स दे दो इंडिया को, हम लोग बना के देंगे। पर उस टाइम पे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको पता था कि भाई ऐसे इतना दिन का कॉलोनी जिंदगी खराब कर दिया है, अब और कॉलोनी इंडियन जनता पसंद नहीं करेगा, तो फिर हम लोग यूएस के साथ नहीं गए, बट यूएस का हेल्प हमें लेना पड़ा सर। लेकिन धीरे धीरे इंडिया अपने आप में एस्टेब्लिश हुआ, और ये जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज आज के डेट में इंडिया के पास इतना फूड है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में इंडिया को 10 साल तो चुपचाप खाना खिला सकता है सर। 10 ईयर्स तक इंडिया को खाना खिला सकता है। जानते हो सर ये सब खबर थोड़ा बहुत भी पहले सुने थे क्या किसी ने भी? नो सर। नहीं सर? अरे बाप रे सर, सुना करो। ठीक है, बहुत भयंकर है। PL 480 इकोनॉमिक्स का बड़ा ही फेमस एरिया है। मैं इसलिए बोला आप लोगों को बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इतना मतलब इतना आसान नहीं होता एक कंट्री को डेवलप करना, इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आज भी इंडिया में इतना प्रॉब्लम है, इसके लिए भी सोल्यूशंस ढूंढना पड़ेगा सर। तो ये सब एक्चुअली उसी सोल्यूशंस के लिए है। क्यों अचानक से स्पेसिफाइड बिजनेस क्यों बोल दिया? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। स्पेसिफाइड इसलिए बिकॉज जो चीज़ देश के लिए ज़रूरी है उसको स्पेसिफाइड करता है, उस पर टैक्स में डिडक्शन देता है, ठीक है, ताकि वैसे बिजनेस करने वाले को बिजनेस करने में मोटिवेशन मिले, उनको बिजनेस करने के लिए टैक्स में सुविधा मिले। ये सब कारण है सर, ऐसे नहीं हो गया। ठीक है, तो मतलब ज़रूर थोड़ा बहुत खबर रखा करो। आजकल तो यही प्रॉब्लम है, पढ़ाते ही नहीं है ये सब चीज़ें, पढ़ाते ही नहीं है प्रॉपरली। सुबह सोने चलिए आ गए? না দাদা। सुनिस नहीं? ओके। এফসিআই যতটুকু এখন হয় সেটা हाँ बोल। এফসিআই যতটুকু কাজ করে ততটুকুর উপর নজরদারি করি, বাকি নজরদারি করতে পারি না। 95 ये PL 480 एक्चुअली लोन था यूएस के पास। 94 95 में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएस का ये जो व्हीट का लोन था इसको वापस कर पाया था। बहुत दिन तक चला था। अरे सर 47 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, फिर 62 में पाकिस्तान चाइना, सॉरी 62, हाँ 65 में चाइना लड़ाई लड़ा, 61 में 62 में पाकिस्तान फिर से बॉर्डर पे झमेला कर दिया, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। फिर चाइना के साथ झगड़ा में तो इंडिया पूरा झिंझोड़ गया। फिर 71 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट करते वक्त इंडिया, बांग्लादेश तो कुछ नहीं था, पूरा भारत ही उसको आज़ाद किया, तो पूरा का पूरा 71 में वो भी इंडिया पाकिस्तान वार हो गया। तो अप टू 71 तक तो लड़ते लड़ते खत्म हो गए सर। तो फिर बनने में बहुत मुश्किल हो गया इंडिया को उस टाइम पे। ऊपर से चाइना के साथ लड़ाई लड़ने के टाइम पे नेहरू साहब तो बॉर्डर रख ही नहीं पाया। बताएंगे कभी आप लोगों को ये सब कहानी। ओके, लेइंग एंड ऑपरेटिंग ए क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, ठीक है, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क। ऐसे बिजनेस का भी कोई काम करते हैं, कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1/4/2007। इसमें भी वही इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शंस मिलेगा। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी, ठीक है, 2 स्टार और अबव कैटेगरी एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है, अगर ऐसा केसेस है तो इस पे भी, इसको आपको क्या बोल रहे थे, स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस पे 2 स्टार या अबव कैटेगरीज, आप समझ रहे हो ना सर। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग स्पेसिफाइड बिजनेस। कमेंसिंग का डेट को याद रखिएगा सर, किस बिजनेस के लिए किस डेट को दिमाग में रखना पड़ेगा। commencing operations on or after 1/4/2010। ओके, अच्छा, बिल्डिंग एंड रिपोर्टिंग ए हॉस्पिटल, building and operating a hospital anywhere in India with at least 100 beds for patients, जिसका कमी है बहुत भारत में। commencing operations on or after 1/4/2010, ठीक है, ओके। developing and building a housing project, developing and building a housing project under a notified scheme, under a notified scheme for slum development। slum बोलते याद आया, आप लोग मुझे बता सकते हो सर भारत का सबसे बड़ा स्लम कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा स्लम धारावी, मुंबई। थैंक यू सर। हाँ, ये स्लम इन इंडिया, ये स्लम डॉग मिलेनियर का भी मूवीज भी बहुत फेमस हुआ था, मतलब एक्चुअली इंडिया का खराबी दुनिया के सामने गया था, तो अच्छा तो लगेगा दुनिया को। स्लम इन इंडिया, तो इसमें धारावी जो है सर वो इंडिया का बहुत बड़ा एक स्लम्स है। तो ये स्लम अच्छा बात नहीं है सर, ठीक है, स्लम्स अच्छा बात नहीं है। अपने कोलकाता में भी 2 स्लम है, आप जानते हो,
पीलखाना एंड टिकियापाड़ा, ठीक है, ये भी इंडिया का सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट में गिना जाता है सर। हावड़ा में है सर, हावड़ा स्टेशन से थोड़ा निकलोगे, हावड़ा में पीलखाना काफ़ी पुराना एरिया है बट वो भी बस्ती है। टिकियापाड़ा दिस इज ऑल्सो, ठीक है। मुंबई में धारावी आप देख सकते हो, ये दिल्ली में है, बहुत सारा है दिल्ली में, हावड़ा में 2 है, मुंबई में इतना सारा, चेन्नई में, जबलपुर में, जयपुर में, ठीक है। आदर्श स्लम्स, पूरा स्लम्स का लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है सर, धारावी मतलब इसको स्लम होना नहीं चाहिए, बट आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा ना, आप लोग भी चौंक जाओगे। धारावी में ना इतना बड़ा बिजनेस होता है, हर साल 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर देता है धारावी। धारावी का इकोनॉमिकल कंडीशंस ना टॉप क्लास है। इवन इवन हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज हर साल धारावी में केस स्टडीज करने के लिए स्टूडेंट्स को भेजता है कि भाई जाओ देख के आओ कि क्या बिजनेस हो सकता है स्लम्स में, जिसके पास कुछ नहीं है वो बहुत कुछ कर सकता है। इन एडिशन ट्रेडिशनल पॉटरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन धारावी, there is an increasing large recycling industries processing recyclable waste from other parts of Mumbai, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ सर, कहाँ चला गया, देख पा रहे हो क्या आप लोग? द टोटल टर्नओवर इज एस्टिमेटेड टू बिटवीन 500 मिलियन एंड 650 मिलियन डॉलर पर ईयर टू ओवर 1 बिलियन पर ईयर। दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? इकोनॉमी में दिख रहा है क्या? 1 बिलियन पर ईयर ये धारावी बिजनेस देता है सर। मतलब बस्ती को छोटा नहीं समझना है, बस्ती में दम है। ये अलग बात है कि इंडिया का जो सिनारियो है, ठीक है, वो अभी तक बदला नहीं है। लोगों को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम बस्ती कल्चर खत्म करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट इशू सर। बट अल्टीमेटली बस जानकारी के लिए आपको बता के रखा सर। धारावी सिर्फ धारावी नहीं है सर, 1 बिलियन डॉलर का यूएस डॉलर का हर साल बिजनेस भी देता है धारावी। ये जो मुंबई या बड़े बड़े शोरूम में जितना सारा लेदर्स का बिजनेस होता है या फिर बड़े बड़े ड्रेसों का जो जरी का काम होता है ना, ये धारावी में फेमस है सर। बहुत बड़े बड़े काम होते हैं सर। मतलब शोरूम में जिसका प्रोडक्ट का दाम 5 लाख 6 लाख, वही काम वहाँ पर जाके होता है। ओके सर, इतना बता रहे हो, ठीक है। चलो सर आगे। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग ए हाउसिंग प्रोजेक्ट नोटिफाइड स्कीम फॉर स्लम डेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कमेंसिंग ऑपरेशंस ऑन और आफ्टर 1/4/2010। मैक्सिमम 2007 के बाद का ही केसेस दिख रहा है। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग ए हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर ए नोटिफाइड स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अफोर्डेबल हाउसिंग जो जरूरी है सर आज के डेट में, भारत में धीरे धीरे हर शहर में हर गांव में अफोर्डेबल हाउस हो रहा है, सबका पक्का मकान बन रहा है धीरे धीरे प्रधानमंत्री जो हाउसिंग डेवलपमेंट प्लान के थ्रू से, ठीक है। तो पहले भी होता था, कांग्रेस जमाने में भी था, अभी बीजेपी भी इसको कंटिन्यू कर रहा है। तो देखो सर, ये तो सेंट्रल का प्लान है, इसमें कौन क्या कर रहा है वो मैं बात नहीं करना चाहता। जैसे कांग्रेस के टाइम पे, यूपीए के टाइम पे एक प्लान था, अब वो आपका क्या बोलते हैं, उस प्लान का बहुत अच्छा काम हुआ है उसके ऊपर, जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर हो सकता था। ये 100 डेज का जो काम होता है ना सर, 100 दिनेर काज, जानते हो आप लोग? 100 डेज वर्क, वो कुछ उसका नाम है, एक मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। MANRG ऐसा कुछ है, मनरेगा ऐसा समथिंग कुछ इसका नाम है। क्या नाम है इसका? मैं सही बोल रहा है कि कुछ गलत बोल दिया मैंने? महात्मा गांधी, ये एक प्रोजेक्ट है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हाँ सर, आप लोग नाम सुने कि नहीं सुने 100 डेज वर्क का? मतलब हर एक इंसान को इंडिया में 100 दिन का काम करने को मिलेगा, कोई बेकार नहीं बैठेगा, कम से कम 100 डेज का काम तो सबको मिलेगा। ये प्रोजेक्ट था स्पेशली फॉर द रूरल पीपल। सुने कि नहीं सुने आप लोग? अरे बोलो तो सही। হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গে তো চলে এটা বেশি। हाँ सर। ना सर, वेस्ट बंगाल भी ये काम में यस बहुत सर। अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो डेटा है उसमें वेस्ट बंगाल इस काम में अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया है रिपोर्ट के हिसाब से। तो वैसा ही यहाँ पर आपने घर के देख लिया। डेवलपिंग ए बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर नोटिफाइड स्कीम अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अच्छा। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, फर्टिलाइजर खेती बाड़ी के लिए है सर। कमेंसिंग ऑपरेशंस ऑन और आफ्टर 1/4/2011। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपोट। इनलैंड कंटेनर डिपोट मतलब सर जो समुद्र एरिया में जो कंटेनर होता है ना सर, जो बेसिकली पोर्ट में दिखता है, ठीक है। इनलैंड मतलब इंडिया के अंदर जो समुद्र का पोर्ट है, ठीक है, जिसमें अभी अदानी बहुत सारा प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंडीशंस को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब इसमें एंटी अदानी मूवमेंट चलाने से फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट लेवल में जो प्लेयर्स था या फिर पहले जो बिजनेसमैन था ना, वो उतना खास कुछ कर नहीं पाया था।
आपका कल का भी डेटा आप लोगों को मैं शायद दिखाया था, जो लोग स्टॉक मार्केट ग्रुप में हो, इंडिया फिर से एक्सपोर्ट में अच्छा किया है सर। 150% एक्सपोर्ट में डेवलपमेंट किया है, और अदानी पोर्ट उसमें बहुत बड़ा भागीदारी रखता है, बिकॉज वो एक्चुअली एक्सपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रियल वैल्यू ढूंढ पा रहे हैं। जो पुराने बिजनेसमैन थे वो तो छोड़ के आ जा रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा है, बट अदानी को दिख रहा है कि वो कर सकता है। तो बेसिकली ये एक अच्छा बात है इंडिया के बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए कि इंडिया का बिजनेस बढ़ेगा, और जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी का इंप्रूवमेंट रहेगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, तो दिस इज गुड फॉर द कंट्री। ओके, तो सर हमेशा आप बिजनेस के बारे में फेवर में क्यों बात करते हो? सर बिजनेस के बारे में तो फेवर में ही बात करना चाहिए। अच्छा, PL 480, अच्छा ये हो गया आपका इंडिया का जो इनलैंड वाटर का एरियाज में बात कर रहा था, ठीक है। इनलैंड वाटर मतलब इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है, उस टेरिटोरियल वाटर के बीच में से जो भी बात बनेगा उसके बारे में, तो इसीलिए बोल रहे सर सेटिंग अप ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपोट और ए कंटेनर फ्रेट स्टेशन नोटिफाइड और अप्रूव्ड अंडर दी Customs Act 1962, commencing operations on or after 1/4/2012. Beekeeping and production of honey. Beekeeping समझते हो सर आप लोग? ये देखे हो वो हनी होता है ना सर, जैसे डबर हनी होता है वैसे कई प्रोडक्शंस होता है सर। बी कीपिंग एंड प्रोडक्शंस ऑफ हनी एंड बी वैक्स, ठीक है। कमेंसिंग ऑपरेशंस ऑन 1/4/2012, ये भी आपका स्पेसिफाइड कैटेगरीज में आते हैं। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ वेयरहाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, याद रखिएगा सर, चीनी का स्टोरेज का जो काम है सर, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज उसके लिए करना। कमेंसिंग ऑपरेशंस ऑन और आफ्टर 1/4/2012, दिस इज आल्सो स्पेसिफाइड बिजनेस। लेइंग एंड ऑपरेटिंग ए स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पाइपलाइन बनाना, ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर आता है। 1/4/2014 के बाद कमेंस होना चाहिए। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ सेमी कंडक्टर वेफर fabrications manufacturing unit if such unit is notified by the board in accordance with the prescribed guidelines, ठीक है। सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशंस, ठीक है, वो फैब्रिक रिलेटेड कुछ होगा, मुझे एग्जैक्टली इसका प्रॉपर आइडिया भी नहीं आ रहा है, ठीक है, बस आप थोड़ा याद रखो। करेंटली डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग और डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग ए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1/4/2017। मतलब बेसिकली एक चीज तो आप समझ ही पा रहे हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर्स या फिर जो बिजनेस को डेवलप कर सकता है, देश का इकोनॉमी को डेवलप कर सकता है, या देश का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर सकते हैं, ऐसे केसेस में जो एरिया है, जो जगह मतलब बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो स्पेसिफाइड बिजनेस को गवर्नमेंट ने बता के रख रहा है, वो एरिया में कोई काम करेगा तो उसमें एक्चुअली आपको डिडक्शंस दे सकता है। क्वांटम ऑफ डिडक्शंस की अगर मैं बात करूं, कितना डिडक्शंस मिलता है? 100% of the capital expenditure. Point to be noted, sir. 100% of the capital expenditure. Capital expenditure and revenue expenditure मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब यही है कि जिससे आप बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई प्लांट में, कोई मशीनरीज पे, जिसमें आपका कोई कैपिटल गुड्स मिलता हो। जैसे आस्था लास्ट क्लास में बहुत अच्छा एक जवाब दिया था कि सर कोई कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करो ना। हाँ, ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स में भी, या फिर बिजनेस में जिसमें आपका बिजनेस का पूंजी शो होता हो, मतलब जिसमें ऐसा लगता है कि ये बिजनेस का ग्रोइंग के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड। हाँ सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ओके है, पर उसमें लैंड को काउंट नहीं करता, गुडविल को काउंट नहीं करता, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को काउंट नहीं करता। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर्स वगैरह ये सब को काउंट नहीं करता। इसके अलावा कोई भी बिजनेस में डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब जो छोटा छोटा एक्सपेंडिचर है सर, जो बिजनेस का कैपिटल का फ्लो नहीं बढ़ाता, वो बिजनेस का डे टू डे बिजनेस एक्सपेंस की तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं सर। तो ये डिपेंड करता है, जिसके किसी एसेट का वैल्यू बढ़ता है, जिसमें बिजनेस का एसेट बढ़ता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट रेवेन्यू मींस जो छोटा छोटा एक्सपेंडिचर्स होते हैं सर, जिसमें वैल्यू तो नहीं बढ़ता बट डे टू डे वर्क चल जाता है। इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव स्पेसिफाइड बिजनेस। मतलब अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो 100% तक आपको डिडक्शंस मिल सकता है, एक्सेप्ट लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव स्पेसिफाइड बिजनेस would be allowed as deductions from the business income of an assessee if he has opted for the provision of section 35AD. Further, the expenditure incurred wholly and exclusively for the purpose of specified business
प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मतलब जिस पर्टिकुलर बिजनेस का ऑपरेशंस का बात कर रहा है उससे पहले अगर आपने किया, वुड बी अलाउड एज डिडक्शन, मतलब ऑपरेशन से पहले भी डिडक्शंस मिल सकता है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इन विच द एसएससी कमेंसेस ऑपरेशंस ऑफ ए स्पेसिफाइड बिजनेस, प्रोवाइडेड द अमाउंट इनकर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हैज बीन, मतलब आपने जो अमाउंट दिखा रहे हो ऑपरेशन, मतलब अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही आपने वो खर्चा किया, ठीक है, बात को समझना सर। फर्दर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मतलब बिजनेस का ऑपरेशन चालू नहीं किया उससे पहले आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, वुड बी अलाउड एज डिडक्शंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द एसएससी कमेंसेस ऑपरेशंस ऑफ ए स्पेसिफाइड बिजनेस प्रोवाइडेड द अमाउंट इनकर्ड, मतलब जो अमाउंट आप एक्चुअली खर्चा कर रहे हो प्रायर टू कमेंसमेंट हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब आपको अपना अकाउंट्स का जो आपने किताब बनाया सर, अकाउंट्स किताब मतलब वही खाता सर, मतलब जिसमें एक्चुअली अकाउंटेंसी मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरा पैसा कैपिटल के हिसाब से बिजनेस में आया है, कैपिटलाइज, जैसे कि सिंपल आप लोग बचपन से जर्नल एंट्री करते हो ना सर, कैश टू कैपिटल, सपोज यू इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा है सर, बट इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अकाउंट्स के किताब में आप क्या इसको कैपिटलाइज करके बताओ, अकाउंट्स की किताब में इसको कैपिटलाइज करके बताओ कि कैश अकाउंट क्या होता है सर, बिजनेस में जब कैश कैश आता अकाउंट है, डेबिटेड टू कैपिटल। थैंक यू सर, बस यही सिंपल था, ये सिंपल कैपिटलाइज करना, कैश अकाउंट 1 करोड़ टू कैपिटल अकाउंट 1 करोड़, ठीक है, तो ये बेसिक अकाउंटेंसी मेंटेन करना पड़ेगा आपको। और जैसे ही आप लोग पता है ना, कैपिटल अकाउंट में आने का मतलब ऐसे नहीं वो बिजनेस का एसेट हो गया सर, इतना दिन कैश आपका था बट अब कैपिटल जैसे ही हो गया ना वो बिजनेस का हो गया, ठीक है, अब तो इस पे सबका हक है, अब तो इस पे सबका हक है, मतलब सबका मतलब जो भी शेयर होल्डर है वो सबका हक है, इतना दिन शायद सिर्फ प्रोमोटर का हक था बट अब ये प्रोमोटर का अकेला का हक नहीं है, इसमें शेयर होल्डर्स मेंबर्स भी आ गया, तो इसलिए कैपिटलाइज एक बार हो गया मतलब ये समझा जाएगा कि भाई ये तो बिजनेस का पार्ट बन गया, ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट्स का ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही काम करेगा सर, तो ये था एक कॉन्सेप्ट। अच्छा, कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एसएससी ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशंस, ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशंस, ठीक है, बोलो सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे थोड़ा बता दो सर, हेलो, हाँ समझ सर। में आ रहा है ना सर, ओके, फिर मैं सम्स कराऊंगा ना तो फिर और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा, अभी तो बस कहानी सुन रहे हो, इसके बाद कहानी को इम्प्लीमेंट करना है, बस यही तो करना है। पेमेंट एक्सीडिंग 10,000, पेमेंट exceeding 10,000 to be made through prescribed electronic modes to qualify for deduction under section 35 AD. Any expenditure in respect of which payment or aggregate of payment made to a persons of an amount exceeding rupees 10,000 in a day, otherwise than by way of account pay check drawn on a bank or on an account pay bank draft or use electronic clearing system through a bank account or through such other prescribed electronic modes would not be eligible for deductions. सिंपल बात है, अगर कैश में ट्रांजैक्शंस करोगे 10,000 से ज्यादा तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा, सिंपल यही सब मोड जो प्रेस्क्राइब मोड है बेसिकली, जिसका प्रूफ गवर्नमेंट चाहते हैं, आप चेक से करोगे, ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे, बैंक ड्राफ्ट यूज करोगे, अकाउंट पे चेक यूज करोगे, गवर्नमेंट के पास प्रूफ रहेगा बिकॉज सारा का सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होगा। अगर आप कैश में करोगे, बैंक के पास प्रूफ नहीं है और कैश का प्रूवमेंट करना मुश्किल होता है, ब्लैक मनी हो सकता है, ठीक है, पैसा का हिसाब किताब 2 नंबर ही हो सकता है, आपका पैसा का प्रॉपर हिसाब नहीं मिल सकता, इसलिए तब आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं सर कैश ट्रांजैक्शंस पे हमेशा एक लिमिटेशंस लगाया जाता है। नॉन एलिजिबिलिटी फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और चैप्टर 6 से एन एसएससी अवेलिंग इन्वेस्टमेंट लिंक्स टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, बात को ध्यान से सुनना, अगर आप 35 AD में इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शंस ले रहे हो इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस इन एनी असेसमेंट ईयर इज नॉट एलिजिबल फॉर क्लेमिंग प्रॉफिट लिंक डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से और सेक्शन 10AA, ठीक है, चैप्टर 6 ए में भी प्रॉफिट लिंक टैक्स डिडक्शंस है, और एक चैप्टर आप लोगों को मैंने जिन लोगों को पहले कराया था, जो लोग पहले पढ़े हो मतलब स्टार्टिंग में, जिनका नहीं हुआ वो बाद में पढ़ेगा, सेक्शन 10 का एक एरिया आएगा सर, इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम, ये दोनों एक साथ पढ़ा जाता है सर। सेक्शन 10 में एक्चुअली एग्रीकल्चरल इनकम डिडक्टेड होते हैं, मतलब एक्चुअली एग्जेम्प्टेड होते हैं, तो सेक्शन 10 का एक एरिया आएगा जिसको चैप्टर का नाम क्या है सर, इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, वो भी डिडक्शंस का ही एक चैप्टर है, बट वो उसमें कुछ ऐसे डिडक्शंस के बारे में बोला है जो थोड़ा सा अलग माना जाता है। तो सिंपल बात है, आप बस इतना याद रखो कि अगर आप 35 AD में डिडक्शंस लेते हो तो 10AA में नहीं ले सकते, अगर आप 35 AD में लेते हो तो 10AA में नहीं ले सकते। बेसिकली बात यही है, आप एक ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे
आप एक ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हर जगह से डिडक्शंस नहीं ले सकते, मतलब ये मौका गवर्नमेंट आपको नहीं देगा, ठीक है। फॉर द सेम और एनी अदर असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच स्पेसिफाइड बिजनेस if assessee has claimed or opted for section 35 AD and deduction thereunder has been allowed to him, अगर वो 35 AD लेता है या फिर डिडक्शन उसको मिल जाता है तो चैप्टर 6A में और सेक्शन 10AA में, 6A मतलब 80C से 80U, 80C से लेके 80U के बीच में भी अगर कुछ भी इस तरह का सिमिलर काइंड ऑफ डिडक्शंस मिलने का मौका मिलता है, आप लोगों को मैंने लिस्ट दिया था ना कैप्सूल में 80C से 80U का, इवन डिडक्शंस का भी एक लिस्ट है। एक मिनट रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअली कैप्सूल के अंदर ना मैं शॉर्ट में आपको सारा का सारा चीज़ थोड़ा बहुत तो ज़रूर दिखा सकता हूँ। ये कैप्सूल है, सबके पास है कैप्सूल, मुझे पता है। तो ये कैप्सूल के अंदर जैसे ये सैलरी हेड है, ये देखो सर, ये चैप्टर देख रहे हो सर, इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, दिखाई दे रहा है सबको? बताइएगा थोड़ा। हाँ सर। ठीक है, ये बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम, जैसे यहाँ पर आप सबसे मतलब इस चैप्टर का सबसे हॉट एरिया होता है एग्रीकल्चर इनकम। द वेरियस इनकम आइटम्स डिफरेंट क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 10, अभी बोला ना आपको 10AA बोला, तो सेक्शन 10 एंड रिलेटेड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी, दिस इनकम्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज एग्जेम्प्टेड इनकम, ठीक है। सेक्शन 10 का जो है मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, कुछ इनकम फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं या फिर इनकम एग्जेम्प्ट अप टू सर्टेन लिमिट तक होता है। जैसे एग्जांपल्स में शेयर इनकम ऑफ ए पार्टनर, इनकम फ्रॉम मेंबर ऑफ ईचयूएफ, एजुकेशनल स्कॉलरशिप, ये सब एग्जांपल्स के अंदर आ सकता है। कुछ है इनकम एग्जेम्प्ट अप टू सर्टेन लिमिट, जैसे कि एचआरए हो सकता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो सकता है, कम्यूटेड पेंशन हो सकता है, लीव इनकैशमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स के कंपेंसेशन हो सकता है। कुछ एरिया तो सैलरी के साथ भी मैच कर जाता है, बट सर जो सैलरी में लेगा वो यहाँ पर नहीं ले सकता, सिंपल बात है। इतना सारा सेक्शंस होता है सर, जो लोग पहले पढ़े हो उनको तो थोड़ा बहुत जरूर याद है, जो लोग नहीं पढ़े वो बाद में फिर से पढ़ेगा, डोंट वरी सर। ये इनकम टैक्स में ना बहुत सारा एरिया कवर करना होता है। ये सेक्शन 10 का एरिया है, इसमें 10 सबसेक्शन 1 में एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कहते हैं, 10 सबसेक्शन 2 शेयर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज का मेंबर्स, मतलब जो ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज होते हैं उन पे जो को पर्सनस होते हैं, इसको इसके अंदर मुस्लिम फैमिलीज को मतलब नहीं लिया गया। एचयूएफ के अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जैन, सिख, बुद्धिस्ट सभी को लिया जाता है। इस मुस्लिम को इसलिए नहीं लिया जाता बिकॉज उनका अपना कुछ लोकल लॉज है जो रेस्पेक्ट करने के कारण गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन पे इसको रेस्पेक्ट दिया है, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट, ऐसे नहीं कि यहाँ पर कोई मतलब ऐसा बात नहीं है। और बेसिकली वो एक्चुअली क्या है ना सर, हिंदू जैन सिख जो मतलब जो सिस्टम है वो बेसिकली इंडिया का पुराना कॉन्सेप्ट है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इसलिए उनका रेस्पेक्ट उनको दिया गया है। तो इस तरह से एचयूएफ के बारे में बोला गया है। 1016 सबसेक्शन डी, 10 सबसेक्शन 11A, 10AA, ठीक है। 10AA में बात कर रहा था ना मैं आप लोगों के साथ, देखो 10AA आ गया। टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट एस्टेब्लिश इन एसीजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे अगर कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, which has been begins or manufacture or produce article or things or provide any service on or after 1/4/2005 in any special economic zone for 15 consecutive assessment years in respect of its profit derived from the export of such article or things or export of service including computer softwares। कितना exemptions मिलता है? प्रॉफिट ऑफ यूनिट इन एसीजेड, जितना आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रॉफिट करोगे, इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट divided by total turnover of unit। 100% of such profit would be exempt in first 5 years, 50% in next, and last 5 years में 50% subject to transfer of ECZ reinvestment reserve account। बेसिकली इसी के बारे में आपको अभी बोल रहा था, ठीक है, कि अगर आप 10AA में एग्जेम्पशंस लेते हो तो फिर आपको 35AD में डिडक्शंस नहीं मिलने वाला है। बात कुछ समझ में आया सर? ये 10 सेक्शन 10 का जो एरिया है, अभी जिनका हुआ नहीं है वो अभी अपना दिमाग मत लगाओ, बस इतना समझ लो कि सेक्शन 10 का भी एक एरिया है जहां से भी डिडक्शंस लिया जा सकता है। ओके सर, बोलो सर, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट, बिकॉज एक ही बिजनेस को बार बार डिडक्शंस तो नहीं मिल सकता, या तो उधर ले लो या तो इधर ले लो, तभी तो सर देखो आप लोगों को पढ़ने के टाइम पे शायद ऐसे फीलिंग आ सकता है कि सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कभी इधर कभी उधर। सर बात कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, ये देखो सर, इनकम टैक्स वाले जो होते हैं ना सर, जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरीज, इनका बोलबाला क्यों है? बिकॉज
इतना ज़्यादा जो बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटीज़ है या फिर इतना ज़्यादा जो टैक्स सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, अब शायद आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स करने का क्या ज़रूरत था। सर कॉम्प्लेक्स तो इसलिए है बिकॉज इंडिया का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वही कॉम्प्लेक्स है। इंडिया का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है यही बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बिकॉज इंडिया में डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम ग्रुप रहते हैं। इंडिया जैसे कंट्री को मैनेज करना, इट्स नॉट अ जोक। इंडिया इज नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सर हर एक पॉपुलेशन का हर एक लोग एक तो इतना बड़ा कंट्री, इतना ये सब जगह में लोग रहता नहीं है। ज़्यादातर लोग रहते हैं साइड साइड में, समुद्र किनारे किनारे, मैक्सिमम डेजर्टेड एरिया है। और जितना लोग इधर रहते हैं बहुत ही कम संख्या में होते हैं, और इनका फ्लैट रेट रहता है सर टैक्स का। ठीक है, फ्लैट रेट है। तो कभी भी ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ अगर इंडिया का कंपेयर आप करोगे तो बेकार का कंपैरिजन आप करोगे। मतलब जो रूल इनके लिए एप्लीकेबल होता है ना, वो रूल हमारे लिए एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। इनका टैक्स सिस्टम बड़ा सिंपल है। ठीक है, फ्लैट 30% टैक्स रेट। 100 रुपया कमाएगा तो भी, अगर आप कैनबेरा में हो, सिडनी में हो, पोर्ट ऑफ मार्क्यू में हो, ब्रिस्बेन में हो, क्वींसलैंड में हो या फिर पर्थ में हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 30% टैक्स रेट है, फ्लैट सिस्टम। 100 रुपया कमाएगा, 30% सरकार को दे दो। अब इंडिया ऐसा करेगा तो फिर आधा से ज्यादा लोग तो रोड पे आ जाएगा। ये सर नो सर बोलो, हाँ या ना। मतलब हम लोग बहुत केस में ना ऐसे होते हैं कि दूसरे हाँ कंट्रीज सर, के साथ कंपेयर कर लेते हैं इंडिया को। नहीं वो कंट्री में ये बोला है, वो कंट्री में ये बोला है। अरे सर कंट्री देखते हो आप, कंट्री का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर नहीं देखते, जात पात का स्ट्रक्चर नहीं देखते, रिलीजियन, सेक्स, कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज इंडिया सर, इंडिया ना ऐसे, ऑस्ट्रेलिया कैसे बना है, जो ब्रिटेन में जिनको सजा देता था वो लोग ऑस्ट्रेलिया में उनको, मतलब वो एक्चुअली आइलैंड में एज ए सजा देने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर अंडमान में था ना ब्रिटिश पीरियड में, ऐसे ब्रिटिश लोग, इसीलिए तो एसेस होता है उन लोगों का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो एसेस सीरीज है इसीलिए इतना है कि ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम वही लोग है जो लोग एक्चुअली वहां से सजा मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आ जाता था, और बाद में इन लोगों का आबादी बढ़ा। और कुछ पुराने यहाँ का जो रेड इंडियंस टाइप का या फिर जो पुराने, मतलब वहां पर जो इंडिजिनस ट्राइब्स है वो थे, उनको मिलके ऑस्ट्रेलियंस बनाए। तो इनका स्ट्रक्चर अलग और इंडिया का स्ट्रक्चर अलग। बिकॉज इंडिया का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, इंडिया एक ऐसा कंट्री था जिसको बार बार अलग अलग देशों ने, अलग अलग कंट्री ने आके इस पे रूल किया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारा ना चेंजेस आया, बहुत बार इधर उधर हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर अलग है। उसके साथ साथ करंट स्ट्रक्चर में इतना सारा पॉपुलेशन का इनकम लेवल, कॉम्प्लेक्स बनेगा सर, कुछ उपाय नहीं है। और पब्लिक को चाहिए फैसिलिटीज। पब्लिक कॉमन आदमी तो फैसिलिटीज के बिना कुछ नहीं समझता। जितना सारा चीजें ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, वहीं पे सबका दिमाग लगा हुआ है। तो फिर ऐसे पब्लिक के साथ डील करने के लिए रूल तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये इसका फायदा उठाओ सर, आप लोग एज ए चार्टर्ड, एज ए कॉस्ट, ठीक है, अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरीज, आप लोगों के पास अच्छा मौका है। इसी का तो मौका लेते हैं सर, बिकॉज इसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटीज बन जाता है, कभी इधर तो कभी उधर, और इसी का फायदा लेते हैं। तो लिया करो। ठीक है सर, चलो। नहीं नहीं, बहुत लोग ना पढ़ने के टाइम पे सोचते हैं इतना कॉम्प्लेक्स करने का क्या जरूरत था, वही जरूरत समझाया सर। ओके, अच्छा, एसेट टू बी यूज्ड only for specified business for 8 years. Any asset in respect of which a deduction is claimed and allowed under section 35 AD shall be used only for the specified business for a period of 8 years, beginning with the previous year in which such asset is acquired or constructed. If such asset is used for any purpose other than the specified business, the total amount of deduction so claimed and allowed under section 35 AD in any previous year in respect of such asset as reduced by the depreciation allowable under section 32, as if no deductions had been allowed under section 35 AD, shall be deemed to be the business income of the assessee of the previous year in which the asset is to be used. सर एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली एसेट टू बी यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर 8 ईयर्स। 8 साल तक आप किसी बिजनेस का जो भी एसेट्स है स्पेसिफाइड बिजनेस का, उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, साथ में डिप्रिसिएशन का भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस 35 AD के हिसाब से कैसे यूज करते हैं, कैलकुलेशंस करते वक्त हम लोग समझेंगे। तो सर चलो 35 AD को सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू से, फिर 35 D वगैरह में आएंगे। इतना हड़बड़ी नहीं करना है सर, चलो आराम से सीखते हैं। अच्छा, पहले मुझे एक चीज बता दो सर, वो ये तो समझ में आ गया ना ये 35 AD है क्या? हाँ सर, ये 35 AD है क्या, ये तो समझ में आ रहा होगा। हाँ हाँ बस सर। रोशनी, प्रिया, तौथा, बोलो सर, समझ में आ रहा है? दादा। विशाल, विशाल सर, बोझा हाँ, যাচ্ছে?
यस सर। ओके ठीक है सर, चलो क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा आप लोग ओपन कर सकते हो, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस शेयर किया था, देखो तो उसके अंदर 35 AD का भी क्वेश्चन था। लास्ट क्लास में आप लोग के पास मैंने होमवर्क दिया था, मैं शेयर करता हूँ ऐसे स्क्रीन में। देखो सर, एक इलस्ट्रेशन 6 बोल के एक इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन 6। ये वाला तो हो गया था लास्ट दिन, 35 था। उससे पहले का भी कोई कई सारा क्वेश्चंस हो गया था। ये इलस्ट्रेशन 6 मिला सर, देखो तो आप लोगों के पास है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, डरने वाला नहीं है सर, एकदम अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मिल रहा है, देखो ना, है आप लोगों के पास ये, मैं दिया था होमवर्क में भी। है सर। हाँ सर। ठीक है ठीक है, तो चलो सर इसको पहले पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको 35 AD का भी ना थोड़ा आइडिया और क्लैरिटी आ जाएगा। ऐसे 35 AD क्या है आप लोग ऑलरेडी समझ गए सर, बस अब थोड़ा सा क्वेश्चंस करके उसके कंप्लीशंस खींचना है, कंक्लूशंस लगा देंगे एकदम। तो क्वेश्चंस क्या बोलते हैं सर, मिस्टर ए कमेंस्ड ऑपरेशंस, हाँ सर, मिस्टर ए कमेंस्ड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑफ सेटिंग अप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, हाँ सर, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी for storage of food grains, for storage of food grains, sugar and edible oil, okay, food grain, sugar and edible oil on 1/4/2020, ठीक है। he incurred capital expenditure of rupees 80 lakh, 60 lakh, 50 lakh respectively, that means food grain के लिए 80 lakh, sugar के लिए 60 lakh, edible oil के लिए 50 lakh respectively on purchase of land and building during the period of January 2020 to March 2020, January 2020 to March 2020, exclusively for the above business and capitalize the same in its books of accounts as on 1st April 2020. The cost of land included in the above figures is 50 lakh for food grains, 40 lakh for sugar and 30 lakh for edible oil respectively. During the previous year 2020-21, he incurred capital expenditure for rupees 20 lakh for food grain, 15 lakh for sugar and 10 lakh for edible oil, that is respectively. Actually मैं बार बार क्यों connect कर दिया, because respectively for extension or reconstruction of the building purchased and used exclusively for the above business. Now I have a question sir. सर आप लोग मुझे बता सकते हो यहाँ पर स्पेसिफाइड बिजनेस कौन सा है, यहाँ पर स्पेसिफाइड बिजनेस कौन सा है? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज। हाँ, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑब्वियसली, बट ये तीनों का तीनों ही स्पेसिफाइड है क्या? मतलब फूड ग्रेन, सुगर, तीन आइटम है ना सर, फूड ग्रेन, सुगर एंड एडिबल ऑयल, तीन आइटम है, क्या तीनों का तीनों ही स्पेसिफाइड है या फिर मतलब कुछ अलग है यहाँ पर? अभी हम लोग जो डिटेल्स पढ़ के आ रहे थे, फूड ग्रेन और शुगर, एडिबल ऑयल अलग से है क्या सर? हाँ 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 बोल। एडिबल ऑयल, फूड ग्रेन्स और शुगर तो हम स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन एडिबल ऑयल? एडिबल ऑयल इज नॉट नॉन स्पेसिफाइड है ना, हाँ ये स्पेसिफाइड है, ये गवर्नमेंट बोल के रखा है। वेरी गुड, तोता ने भी बोला था, ठीक है, दिस इज स्पेसिफाइड बिजनेस है। शुगर के बारे में भी स्पेसिफाइड करके रखा था ना, 35 AD का डिटेल्स अभी पढ़े हम लोग, हाँ। तो फूड ग्रेन्स एंड शुगर, इसका जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज है ये स्पेसिफाइड बिजनेस कैटेगरीज में आते हैं, बट एडिबल ऑयल जो है सर ये नॉन स्पेसिफाइड कैटेगरीज में आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी था, ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी था। तो इसका भी एक MCQ सवाल भी हो गया सर, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आपको सेक्शंस का आता पता हो तो आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि कौन सा फूड्स या कौन सा ग्रेन या कौन सा स्पेसिफाइड फूड्स या स्पेसिफाइड गुड्स में आएगा, ठीक है। तो ये एक एरिया था स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, ठीक है। तो पहला काम ये था। इसके बाद सर एक्सपेंडिचर का जो बात है वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग जानते हो
उसके ऊपर डिपेंड करके ही आपका कैलकुलेशंस होगा। फिर आगे क्या बताते हैं क्वेश्चंस पे, ये सबको समझ में आया रे कि स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस का आइडेंटिफिकेशंस? हेलो, आया ना सबको? Yes, sir. Compute the income under the head profits and gains of business or professions for the assessment year 21-22 and the loss to be carry forward. इसका एक लॉस कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट है। Assuming that Mr. A has fulfilled all the conditions specified under section 35 AD and wants to claim deduction under section 35 AD and has not claimed any other deduction under chapter 6A or 6A or section 10 AA under heading C, ठीक है? 6A मतलब heading C 80C से 80U deductions in respect of certain incomes, तो वो वाला यहाँ पर वो क्लेम नहीं कर रहा है, मतलब 80C से 80U का जो है उसमें भी वो किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर रहा है। वो भी आपको कहाँ पता चलेगा? अगेन आप अगर कैप्सूल में जाओगे, मैं आप लोगों को कैप्सूल दे के रखा सर, आप लोग उसको हमेशा देखते रहना, ठीक है? मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे रीड करना है, ठीक है? जैसे मैं आपको अभी 10 सेक्शन 10 का एरिया दिखाया, अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ सर 1 मिनट के लिए 80C से लेके 80U का डिटेल्स में। दिस इज द एरिया, कहाँ चला गया? इसमें पूरा इनकम टैक्स का समरी है सर। ये देखो सर, चैप्टर 7 डिडक्शंस फ्रॉम दी, बेसिकली दिस इज चैप्टर 6 से फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें चैप्टर 6 से ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? चैप्टर 6 से वो इनकम टैक्स एक्ट में बोला है 80C से लेके 80U, 80C से लेके 80U का जो एरिया है उसमें इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है, आपको उस तरह का डिडक्शंस मिल सकता है। तो ऐसा कुछ भी क्लेम यहाँ पर वो नहीं कर रहा है सर, ठीक है? ऐसा किसी भी तरह का क्लेम वो यहाँ पर नहीं कर रहे, बिकॉज यहाँ पर टोटली ये जो क्वेश्चंस है ये एकदम 100% हम लोग का क्या है सर, 35 AD का है, ठीक है? आप लोग इसको थोड़ा सा गो थ्रू करना, ठीक है? आपको पता चलेगा कि ये 80C के अंदर कहीं पर भी कुछ इनकम के बारे में सेक्शन 80C से लेके 80U में ऐसा कहीं पर भी कुछ बोला है कि नहीं है, ठीक है? तो आपको फिर पता चल जाएगा। तो मैं इतना डिटेल्स में भी नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मेन पॉइंट में रहना जरूरी है सर। तो ना तो वो 80C से लेके 80U में डिडक्शंस क्लेम कर रहा है और ना ही वो सेक्शन 10 के एरिया में डिडक्शंस क्लेम कर रहा है, ठीक है? तो वो टोटली 35 AD में है जो क्वेश्चंस आपको बोल के रखा है। तो बेसिकली इस तरह का बोल के रखने के पीछे का मकसद यही है सर। मकसद समझ रहे हो ना, कि आपको बता दे रहा है कि ठीक है वो कहीं और से कोई डिडक्शंस क्लेम नहीं कर रहा है, तो जो भी हिसाब किताब होगा वो एज पर 35 AD ही होगा। ओके, this the profit from the business of setting up a warehousing facility for storage of food grains, sugar and edible oil before claiming deduction under section 35 AD and section 32, ठीक है? मतलब depreciations के हिसाब से for assessment year 21-22 16 लाख कितना प्रॉफिट किया सर? द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड वेयरहाउसिंग, मतलब आपका स्टार्टिंग वाला बिजनेस क्या था? फूड ग्रेन के से 16 लाख का प्रॉफिट किया, सुगर से 14 लाख का प्रॉफिट किया एंड एडिबल ऑयल से 31 लाख का प्रॉफिट किया रेस्पेक्टिवली। Also assume in respect of expenditure incurred the payment are made by account pay check or use of ECS through bank account, मतलब किसी भी तरह का कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। 10,000 से कम होगा तो ठीक है, 10,000 से ज्यादा जाएगा तो वो तो क्लेम कर ही नहीं पाएगा, ठीक है? बस इतना सा सवाल है सर। पहले तो बोलो सर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, फिर जाके मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया ना सर सबको? हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आया? ये सर नो बोलो ना, ना है तो भी बोलो कि सर ना। यस सर। ठीक है, मतलब हम लोग को क्या ढूंढना है सर? हम लोगों को ढूंढना है कि इस बिजनेस पे इसको कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है डिडक्शंस करने को मिलेगा एज पर 35 AD, और कितना प्रॉफिट हो या लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगर लॉस करेगा तो, ठीक है? लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है? चलो सर सॉल्व करते हैं तो समझ में और आता जाएगा। ओके, इलस्ट्रेशन 6 ना, ठीक है। रोशनी बुझते 25 की 25 ना? 5 दादा। ओके, इलस्ट्रेशन 6 तो स्पेसिफाइड बिजनेस का क्वेश्चन है ना सर? स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 AD का क्वेश्चन है। ये तो मैं बस जानकारी के लिए आपको लिख के देता हूँ,
ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 6 का जवाब कैसे देना है सर? तो एक काम करते हैं ना, क्योंकि दो तरह का बिजनेस है तो दोनों बिजनेस को अलग कर देते हैं। ठीक है, दो तरह का बिजनेस है तो दोनों बिजनेस को अलग कर देते हैं। क्या करेंगे? आप एक काम करो, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स of business and profession, business and profession, computation of profits and gains from business and profession, oh sorry, for the assessment year, for the assessment year क्या है सर हम लोग का? 21 22 and previous year क्या है? 2021। 2020 थैंक यू सर। तो ये तो हो गया हेडिंग। ठीक है, अब फटाफट इसका कैलकुलेशंस करेंगे। तो सबसे पहले ना नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को अलग कर लेते हैं। जो हम लोग का नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है, दैट इज कौन सा बिजनेस नॉन स्पेसिफाइड है ऐसे बोलो तो? एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल। थैंक यू सर। तो एक पर्टिकुलर लगा दो और एक रुपीज इन लैक्स लगा दो, मतलब रुपीज इन लैक्स। ठीक है, तो पर्टिकुलर में प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, profit from business of setting up, profit from business of setting up of warehouse for storage of edible oil, storage of edible oil before providing for depreciation अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन में डिप्रिसिएशन देते हैं? 32 है ना सर, डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं 32। तो डिप्रिसिएशन देने से पहले कितना प्रॉफिट किया एडिबल ऑयल बिजनेस में सर? डिप्रिसिएशन देने से पहले एडिबल ऑयल बिजनेस से कितना प्रॉफिट किया? ये देखो सर, ये लास्ट एरिया आपको बताता है, इसी में है सर। अब देखो, द प्रॉफिट from the business of setting up of warehousing facility for storage of food grains, sugar and edible oil। तो edible oil का प्रॉफिट कितना है? 31 लाख। और ब्रैकेट में क्या बोला था? बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD एंड सेक्शन 32 दैट इज डिप्रिसिएशन। तो फिर कितना होगा? 31 लाख। 31 लाख, थैंक यू सर। 31 ओके, रुपीज इन लैक्स मैंने पहले ही लिख के रखा। अच्छा, फिर यहां से हमें लेस क्या करना है सर? डेप्रिसिएशन लेस करना है, लेस डेप्रिसिएशन, मतलब जो वेयरहाउसिंग के लिए जो एसेट्स आप वहां पर इंस्टॉल किए उसका डेप्रिसिएशन। দাদা हाँ बोलो। রুপিজে কত লিখে তো 31 কিটা এটা রুপিজ হ্যাঁ এটা 31 তো কেন বুঝতে পারলি না কেন 31? না না বুঝেছি 31 লাখই প্রফিট করেছে তো। স্ক্রিনটা আটকে গেছিল। ओ अच्छा, अभी ठीक है? হ্যাঁ ओके, 31 लाख का ही प्रॉफिट किया ना एडिबल ऑयल बिजनेस से, वो भी बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD एंड सेक्शन 32, मतलब डिप्रिसिएशन या डिडक्शंस का कुछ क्लेमिंग छोड़ के 31 लाख का ही प्रॉफिट किया एडिबल बिजनेस से। ओके, एंड डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। अब डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 जब हम लोग क्लेम करेंगे तो कैसे क्लेम करेंगे? ठीक है, इस पे आप एक काम करो ना कि आपका जो मतलब एसेट का वैल्यूएशन पहले आपको करना पड़ेगा। पहले आपको एसेट का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कैसे करोगे? मतलब ब्लॉक तो पहले फाइंड आउट करो। ये जो एडिबल ऑयल है, एडिबल ऑयल के लिए आपने सबसे पहले कितने का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया? हेलो,
बताओ ना सर, एडिबल ऑयल के लिए सबसे पहले बिजनेस में कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया आपने? 50 लाख। 50 लाख। फिर 50 रेस्पेक्टिव lakh. ऑन 50 lakh on purchase of land and building during the period of January 2020 to March 2020 exclusively for the above business and capitalize the same in the books of accounts, ठीक है, as on 1st April 2020, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ लैंड, अब इसके अंदर से आप क्या खरीद रहे हो सर? 30 लाख का जमीन ले रहे हो, ठीक है। एडिबल ऑयल के लिए कितने का जमीन ले रहे हो? एडिबल ऑयल के लिए 30 लाख का जमीन ले रहे हो, और फिर बाद में फिर से आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया एडिबल ऑयल के लिए। मैं सिर्फ एडिबल ऑयल पे बात कर रहा हूँ। 50 लाख, 30 लाख, 10 लाख, कितना होता है सर? 50 लाख, 30 लाख, 10 लाख। हिसाब कैसे करेंगे फिर एसेट का? 50 लाख इन्वेस्टमेंट है, मतलब एसेट आया आपका, वहां से आपने 30 लाख का लैंड खरीद लिया। 50 लाख का कैपिटल है, ठीक है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस 50 लाख में से 30 लाख का लैंड खरीदा, तो लैंड लेंगे कि नहीं लेंगे लेंगे सर? मतलब लेंगे कि नहीं लेंगे, मतलब 30 को ऐड करना चाहिए कि लेस करना चाहिए? नहीं 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 नहीं, लेस करना होगा। क्योंकि लैंड हम लोग कैलकुलेशंस पे नहीं ले सकते, है ना, बिकॉज लैंड एंड हाँ गुडविल सर। एक्विजिशंस को 3580 नहीं मानता है, ठीक है। वो लैंड और गुडविल वगैरह में जो एक्विजिशंस करता है उसको लेस करना पड़ेगा। तो आपका 50 लाख का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसमें से आपने 30 लाख का माइनस कर दोगे। Depreciation को लेंगे। हाँ, डिप्रिसिएशन का रेट तो बाद में हाँ, बताते हैं आपको। देख, पहले तो एसेट का वैल्यूएशन तो कर। सेक्शन 32 में डिप्रिसिएशन तो लगा देंगे, लेकिन पहले एसेट का वैल्यूएशन क्या करेंगे उसका जरूरी है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है 50 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर वहां से 30 लाख का तुमने लैंड खरीद लिया, और फिर आपने 10 लाख का फिर से कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। तो 50 माइनस 30 मतलब 20 प्लस 10 30, ठीक है। तो ये जो 30 है, इसके ऊपर आपको एक्चुअली डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितना करोगे सर? सर एक काम करो सर, 10% कर लो। सर क्यों 10% कर दिया? सर ज़्यादातर आपने देखा एसेट का जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने से कम लग रहा है, ठीक है। बाद में आप एक नोट दे देना कि वी एज्यूम दैट कि एसेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, ठीक है। ऐसे तो 20% होना चाहिए था, बट हम लोग इसको 10% से माने। तो 10% ऑफ 30 लाख, ठीक है सर। 10% ऑफ 30 लाख, बोलो सर। इफ एनी डाउट प्लीज पूछ लो। क्यों 10% किए? बाद में नोट दे देंगे सर कि इसको 10% क्यों लिए। एज्यूम किए कि ये पुट टू यूज 180 डेज से कम हुआ है। क्यों? बिकॉज इस क्वेश्चंस के अंदर आप देख सकते हो कि जिस तरह से बोल रहा है कि बिल्डिंग ड्यूरिंग दी 2020 मार्च से लेके जनवरी से लेके मार्च 3 महीने का हिसाब है, फिर अप्रैल में कैपिटलाइज किया है, तो 6 महीना भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग का एजम्पशन यही रहा है कि जो एसेट्स पुट टू यूज हुआ है वो लेस देन 180 डेज हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इसको 10% माने, जो इसका एक्चुअली रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% होना चाहिए था। तो दैट्स वाई पहले एसेट का वैल्यूएशन, जिसमें से लैंड को हटा दिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख को ऐड कर दिए। तो 50 माइनस 30 प्लस 10 इक्वल्स टू 30 के ऊपर 10%, तो हो जाता है सर 3 लाख। सर इफ एनी डाउट प्लीज पूछ लो कि सर क्यों किए, किस लिए किए। कोई डाउट हो तो पूछ लो सर। क्लियर है कि नहीं है बोलना। डेप्रिसिएशन अंडर हाँ सेक्शन सर। 32 30 लाख का 10%, एकदम लॉजिकल है सर कि जिस हिसाब से होना चाहिए। बाद में बस एक 10% के लिए एक नोट दे देंगे। बस 31 से 3 हटा दो, कितना होता है? कितना हो जाएगा? 31 से 28 लाख। ओके, तो 28 लाख का आपका क्या हुआ सर? ये 28 लाख 31 लाख आपका एसेट था, उसमें से डिप्रिसिएशन हटाया, तो फिर अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे इसको? अल्टीमेटली आप इसको क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे इनकम चार्जेबल अंडर प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। सिंपल, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन 28 लाख। बट ये जो बिजनेस था सर, ये क्या 3580 का था? ये हाँ नॉन सर। स्पेसिफाइड, ये नॉन स्पेसिफाइड था, ठीक है, नॉन स्पेसिफाइड था, ठीक है। ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना था। क्या लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो तो बस मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, लिखना जरूरी नहीं है सर। डोंट राइट दिस, एक्चुअली ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप बाद में
इसको याद रख सकते हो इस तरह से, ऐसा मत लिखना। नेक्स्ट, अब क्या आ गया सर, 35 AD। अब जो दो बिजनेस है वो दोनों ही 35 AD का है, आप लोग जानते हो, प्रोविजंस आपने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। एक शुगर इंडस्ट्री और दूसरा फूड ग्रेन इंडस्ट्री, दोनों के लिए गवर्नमेंट का 35 AD में इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स सेविंग्स का प्रोविजंस बना के रखा है। इसका हिसाब कैसे करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों है, मेन क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हो सकता है। विशाल चौथा बोलो सर, आप लोग समझ पा रहे कि नहीं पा रहे सर, बोलो ना सर। चौथा बोझा कैसे, ओके विशाल। हाँ सर। কম্পিউটেশন অফ ইনকাম और লস, প্রিয়তমা বোঝা যাচ্ছে, প্রিয়তমা? हाँ सर। ठीक है, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, अंडर सेक्शन 35 AD, ठीक है। अंडर सेक्शन 35 AD। तो फॉर द असेसमेंट ईयर लिखते लगबे? नहीं, इसमें जरूरी नहीं है, पहले लिख लिया ना, जरूरी नहीं यार। पर्टिकुलर अब दोनों फूड ग्रेन, एक है आपका फूड ग्रेन है ना, एक है आपका फूड ग्रेन, दूसरा है आपका शुगर, और एक कॉलम बना लो सर टोटल का। ये जरूरी नहीं है, ऐसे इनकम टैक्स का कोई फॉर्मेट नहीं है सर, बस ये एज पर योर अंडरस्टैंडिंग चलेगा, ठीक है। आप अगर टोटल बाद में भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स कोई फॉर्मेट के हिसाब से बना ही नहीं है, इनकम टैक्स बस कैलकुलेटिव बेस्ड है, ठीक है। बिकॉज इनकम टैक्स वाले को क्या चलते हैं कि वो बस देखना चाहता है कि भाई इतना प्रेजेंटेशन रखो कि देख के समझ में आ जाए, ठीक है। तो फिर आपका पॉइंट नंबर ए, सर प्रॉफिट से चालू करना चाहिए, जैसे आप लोग जानते हो प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। Profit from the specified business of setting up of warehousing facility before providing depreciation, sorry, before providing deduction अंडर सेक्शन 35 AD, बस इतना ब्रैकेट में लिख दो। तो कितना प्रॉफिट किया आपने फूड ग्रेन से, बोलो ना सर, आपने फूड ग्रेन से कितना प्रॉफिट किया? 16 लाख का। 16 लाख। और इससे कितना प्रॉफिट किया शुगर से? 14 लाख। बस पुट कर दो 16 लाख एंड 14 लाख, तो फूड ग्रेन 16 लाख का और ये हो गया आपका 14 लाख का, दोनों का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर? 30 लाख का, है ना। बस अब पॉइंट बी आ जाएगा सर। पॉइंट बी में आपको थोड़ा सा हिसाब दिखाना पड़ेगा एक्सपेंडिचर का, ये डिडक्शंस मिलता है ना सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, अब देखना जो प्रोविजंस पढ़ रहे थे ना वो कितना काम आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू, मतलब पहले, प्रायर टू 1/4/2020, ओके। ये तो क्वेश्चंस में ही बोला हुआ है, दैट इज prior to commencement of business, that is prior to commencement of business, and capitalized in the books of accounts, capitalized in the books, मैं सिर्फ बुक्स लिख रहा हूं ताकि आप लोग इजीली समझ जाओगे।
कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स कितना है सर? एज ऑन कब कब कैपिटलाइज कर रहा है? ये देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन परचेस ऑफ लैंड। ये देखो 1/4/2020 में वो खर्चा कर रहा है पहले, और फिर कैपिटलाइज कर रहा है इन इट्स बुक्स ऑन एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 लैंड परचेस किसने किया था? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी 2020 टू मार्च 2020। तो अल्टीमेटली हिसाब क्या बता रहा है? हिसाब बता रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू 1/4/2020, that is prior to commencement of business, and capitalized in the books is also as on 1/4/2020। ठीक है, ये आपका बोल के रखा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आपको क्या करना चाहिए? आपको एक्सपेंडिचर इनकर्ड में जो एक्सक्लूड करना चाहिए उसके बारे में आपको हिसाब बताना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, आप लोगों के पास जगह है तो आप लोग उसी पे लिखो। इसमें हो जाएगा। क्या करना है सर? बस इतना लिख लो कि एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड, एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड इनकर्ड ऑन acquisition of land, incurred on acquisition of land। जमीन के लिए कितना एक्विजिशन किया था सर? जमीन के लिए कितना एक्विजिशन किया था बताओ सर? ये दोनों के लिए ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था 80 लाख का, इसका 60 लाख का। और जमीन के लिए कितना एक्सपेंडिचर किया? 50 लाख और 40 लाख, है ना सर? मतलब 80 लाख का टोटल कैपिटल खर्चा किया, उसमें से इसका है 50 लाख का और 60 लाख में से इसका है 40 लाख का जमीन के लिए किया। तो आपको उसको लेस करना चाहिए ना? क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप कैसे दिखाओगे इसको? एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड इनकर्ड ऑन एक्विजिशंस ऑफ लैंड, अब इसको ऐसे दिखा दो, इक्वल्स टू एक हो जाएगा आपका 30 लाख। 30 लाख कैसे आया? 30 लाख आया आपका 80 से आप 50 लाख को हटाओ, 80 लाख से 50 लाख को हटाओ, सॉरी 80 लाख से 50 लाख को हटाओ तो 30 लाख, और 60 से 40 को हटाओ तो 20 लाख। तो एंड करके दूसरा वाला लिख दो, एंड इक्वल्स टू 20 लाख। वो कैसे आया? 60 माइनस 40। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो अल्टीमेटली ये जो दोनों अमाउंट आया, ये दोनों अमाउंट आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, यहाँ भी पुट कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। कितना है दोनों अमाउंट? एक फूड ग्रेन का है और एक आपका शुगर का है, और एक टोटल अमाउंट है। तो फूड के लिए कितना हो जाएगा? इसके लिए 30 हो जाएगा, शुगर के लिए 20 हो जाएगा। हाँ सर, टोटल कितना हो जाएगा? 50। बात समझ में आया सर? पॉइंट नंबर बी बोलो। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो 1/4/20 के पहले किया है, उसका जो हिसाब है उसमें से लैंड का खर्चा को लेस करना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों, फूड ग्रेन का जो लैंड का खर्चा है दैट इज 50 लाख, एंड शुगर के लिए जो लैंड का खर्चा है दैट इज 40 लाख, कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेस किए तो हमें एक्चुअली पता चला कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। और फिर एक लास्ट आइटम दैट इज पॉइंट नंबर सी। पॉइंट सी में आपका आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर से एक किया ना सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर से किया कि नहीं किया सर? 60 लाख माइनस 40 लाख क्या लिखा है उसके बाद? कौन सा? ये हाँ 60 माइनस 40, इसके बाद लिखा है रेस्पेक्टिवली। ओ अच्छा, मतलब ये दोनों अमाउंट जो है ये रेस्पेक्टिवली हुआ है ना सर? पहले फूड ग्रेन के लिए हुआ, उसके बाद शुगर के लिए, इसीलिए मैंने रेस्पेक्टिवली लिख दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके बाद हुआ, इसका कितना किया कैपिटल एक्सपेंडिचर बताना सर? इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर 20 लाख का फूड ग्रेन के लिए और 15 लाख का किया शुगर के लिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीवाई टू 2020-21 इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 15, दोनों को मिला दो तो
हो जाता है 35। बस अल्टीमेटली टोटल कर लो सर, टोटल कर लो। क्या होगा टोटल का हेडिंग? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी और सी का अमाउंट को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा सर? इसमें है, इसको तो छोड़ो, ये तो अलग है, ये तो प्रॉफिट है। बी प्लस सी कितना हो जाएगा सर? 50, 50, ये हो जाएगा 35, 35 और ये हो जाएगा 85, दोनों का एडिशन, 50 प्लस 35 का एडिशन। लेकिन क्या काम खत्म हो गया सर? अरे नहीं सर, कहाँ खत्म हुआ? ये तो बस इतना पता चला एक्सपेंडिचर, अब डिडक्शंस क्या होगा वो तो बताओ। अच्छा, ये टोटल एक्सपेंडिचर को पॉइंट नंबर डी में दिखा दो, डी में टोटल एक्सपेंडिचर। अब ई में क्या आएगा सर? अब ई में आएगा डिडक्शंस अंडर सेक्शन 35 एडी। अब तो क्वांटम ना, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 35 एडी। अब आपको क्वांटम ऑफ डिडक्शन शो करना है। क्वांटम ऑफ डिडक्शंस अगर शो करे तो कैसे करेंगे सर? सर 100% of capital expenditure, 100% of capex, capital expenditure, food grain and sugar, food grain एंड शुगर के लिए जितना आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो पूरा का पूरा डिडक्शंस में मिलेगा सर, ठीक है, फूड ग्रेन एंड शुगर में। तो 50 से 50 गया, 50 से 50 गया, ठीक है, मतलब बेसिकली 50 और इसका भी 35, टोटल में भी 85। तो अल्टीमेटली आपका हिसाब कुछ ऐसा हुआ, टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 is 50, this is 35 and this is 85। यही है आपका एक्चुअली डिडक्शन अमाउंट। जितना अमाउंट आपका एक्सपेंडिचर हुआ वो पूरा का पूरा अमाउंट ही एक्चुअली आपको 35 AD में डिडक्शंस करने को मिलेगा अंडर सेक्शन 35 AD। 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आया सर? यहाँ तक समझ में आया तो बोलो सर, आगे भी कुछ बोलना है इसी क्वेश्चन में। यहाँ तक समझ में आया सबको? देखो सर, मैं आपको फिर से पॉइंट को याद दिलाता हूँ। प्रोविजंस में आपने पढ़ा ना 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ सर, कैसे किया मैंने? जो भी प्रोविजंस पे बोला है 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशंस ऑफ एनी लैंड, गुडविल और financial instrument incurred during the previous year wholly or exclusively for the above specified business would be allowed as deductions from the business income of an assessee if he has opted for the provision of section 35 AD। समझ में आया सर? हेलो, बोलो ना सर, क्लियर है ना? ठीक है, लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुआ सर, अभी भी बात खत्म नहीं हुआ। आपके क्वेश्चंस में एक चीज पूछा था सर, क्या पूछा था बोलो तो? Compute the income under the head profits and gain from business and professions for the assessment year 21-22 and the loss to be carried forward assuming that Mr. A has fulfilled all the condition under section 35 AD। तो क्या इसको कुछ लॉस है? अगर लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। कैसे? ध्यान से देखो, अगर लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा? सर उसने डिडक्शन तो ले लिया 50 लाख का, एक फूड ग्रेन का 50 लाख, शुगर का 35 लाख, लेकिन वो दोनों बिजनेस से प्रॉफिट कितना किया था? 16 लाख और 14 लाख, 16 लाख और 14 लाख, ठीक है, 16 लाख एंड 14 लाख। तो इसको क्या करें सर, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो एक काम करना सर, पॉइंट नंबर एफ में, उसी पॉइंट में चल रहा है, हाँ सर इसी पॉइंट में चल रहा है, पॉइंट नंबर एफ में लॉस फ्रॉम, ध्यान से सुनिएगा सर बात को,
छोटा क्वेश्चंस में भी पूछ लेता है। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस setting up and operating, setting up and operating a warehousing facility after providing for deduction under section 35 AD, under section 35 AD, okay, to be CF, that is carry forward as per section 73A, ठीक है, as per section 73A, ब्रैकेट में लिख दो A माइनस E, मतलब आपका जो A पॉइंट था जिसमें आपने प्रॉफिट दिखाया था उससे आप E पॉइंट में जो अमाउंट है उसको लेस करो। दैट मीन्स A पॉइंट में आपका क्या था सर, A पॉइंट में आपने 16 लाख का प्रॉफिट किया था, 16 से आपको लेस करना है E पॉइंट, दैट इज आपका डिडक्शन अमाउंट। तो 16 माइनस 50 कितने का हो रहा है सर, 34 नेगेटिव। और नेक्स्ट अमाउंट क्या होगा 20 माइनस, सॉरी 20 नहीं, 14 माइनस 35, 14 माइनस ई पॉइंट में 35, ठीक है, तो कितना होगा 21, तो टोटल करने से -55, टोटल करने से -55। तो ये जो लॉस अमाउंट आ रहा है ना, मतलब आपने वहां पर प्रॉफिट किया पर यहाँ तो आपको डिडक्शन दिख रहा है, मतलब आप बेसिकली डिडक्शंस में दिखाते हो। तो ये जो लॉस है, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस सेटिंग अप ऑफ ऑपरेटिंग अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज पर सेक्शन 73 है, मतलब ये नेक्स्ट असेसमेंट ईयर तक जा सकता है। ये 34 का जो अमाउंट है ये आप नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट करोगे, ठीक है, फिर उसके प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करोगे, या 21 का जो आपको लॉस दिख रहा है वो भी आप नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसके साथ एडजस्ट करोगे, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से आपका डिडक्शंस का हिसाब चलता जाएगा। 50 का तो डिडक्शंस है, बट क्या है ना, आपका प्रॉफिट तो 16 का है तो वहां से उतना रहेगा, तो बाकी अमाउंट आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सर, बात समझ में आया? हाँ सर, हाँ। ठीक है सर, चलो सर कुछ नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कुछ नोट लिख लो। सबको समझ में आया रे? बोल, कोई डाउट है तो पूछ ले। एनी डाउट सर? হ্যাঁ স্যার আমার আছে বলছি এফ পয়েন্টে এফ যে পয়েন্টটা করা হচ্ছে লস অন স্পেসিফাইড বিজনেস সেটিং অফ অর অপারেশন অর ওয়্যারহাউস ফ্যাসিলিটি বলছি ওইটা সবসময় তাহলে লসই তো হবে। ওটা ডিপেন্ড করছে, যদি আমার প্রফিট অ্যামাউন্ট বেশি হয় সব সময় লস তো নাও হতে পারে। আচ্ছা এতটা প্রফিট তো থাকার কথা না, মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে লস হতেই পারে, ঠিক আছে। এবারে যদি প্রফিট করে তাহলে তোর লস ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে না, আচ্ছা যদি 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 লস হয়ে যায় তাহলে ওটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে হবে। এটা ডিপেন্ড করছে প্রফিট অ্যামাউন্টের উপরে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাই না? থ্যাংক ইউ দাদা। समझ में आ रहा है ना सर सबको? रोशनी, प्रीति, प्रिया बोलो, समझ में आया आप लोगों को? হ্যাঁ দাদা। ওকে, এ তথা বুঝেছিস विशाल? हाँ सर। डिडक्शन ऑफ 100%, फटाफट नोट लिख लो सर, थोड़ा लंबा है नोट्स बट लिख लो। डिडक्शन ऑफ 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिडक्शन ऑफ 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। जियाउल क्लियर है ना बाबू? हाँ सर। तू रेस्पॉन्स करता रहता है इसलिए तेरा नाम कम ही लेता हूं मैं। डिडक्शन 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर is available under section 35 AD for assessment year 21-22, okay, in respect of, ये जरूरी नहीं है नोट, ये तो बस आपके
जानकारी के लिए। ऐसे तो जिसको प्रोविजंस पता है, मतलब ये बेसिकली नोट में क्या लिखा जाता है, क्या प्रोविजंस यूज किया है, किस लिए यूज किया गया है, बस उसी को लिखा जाता है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, मैं 2 नोट्स लिखा देता हूं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या 2 बिजनेस था, स्पेसिफाइड, इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस of setting up and operating a warehousing facility, warehousing facility warehousing facility for storage of agricultural produce, for agricultural produce where operation are commenced बोल सकते हो दोनों डेट, ऑन और आफ्टर क्या होना चाहिए। स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए जो 2 बिजनेस था, ऑन और आफ्टर 10, देख सर ठीक से 1/4/2012 और ऑन और आफ्टर में दिखाता हूं एक बार, ऑन और आफ्टर 1/4/2009 रेस्पेक्टिवली। ये थोड़ा सा याद रखना होगा सर। ये देखो मैं बताता हूँ, ये हम लोगों ने जब पढ़ा, इसमें शुगर का जो था, शुगर 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 कहाँ है सर, ये देखो, setting up and operating warehousing facility for storing agricultural produce commencing on operations on or after 1/4/2009। और शुगर का भी था ना सर, कहाँ चला गया शुगर, 2012 के अंदर आएगा। फर्टिलाइजर हाँ सर। कहाँ दिखा, ये मिला, setting up of operating warehousing facility for storage of sugar commencing operations on or after 1/4/2012। तो इसीलिए एक 1/4/2012 का था और एक 1/4/2009 का था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और क्या याद रखना है, और याद रखना है, और एक तो नोट्स याद रख लो, लिख देता हूँ, दूसरा एक नोट याद लिख लो, नोट 2 में लिख लो सर, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। ओके, ये जो लॉस का जो केस है, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, प्लीज याद रखिएगा सर, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ only against specified business, only against profit from another specified business, ठीक है। therefore the loss of 55 lakh, the loss of 55 lakh from the specified business of specified business of setting up of, क्या बिजनेस था, setting up of warehouse facility
थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा सर। वेयरहाउस फैसिलिटी, warehouse facility for storage of food grain, for storage of food grain and sugar, food grain and sugar cannot be set off, cannot be set off against, cannot be set off against the profit of ₹28 lakh from edible oil business, from edible oil business. क्लियर है ना सर? स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड के साथ ही जाएगा, नॉन स्पेसिफाइड के साथ नहीं जाएगा. However, can be carried forward CF indefinitely for, can be carried forward for set off against, बस इतना लिख लो, for set off against, for set off against profit of the same, profit of the same or any other specified business, profit of the same or any other specified होना चाहिए, हाँ, specified business. The specified का लॉस specified के साथ ही एडजस्ट होगा, नॉन स्पेसिफाइड के साथ एडजस्ट कभी नहीं होगा. ठीक है, क्लियर हुआ ना बात? बोलो सर, स्पेसिफाइड बिजनेस की कहानी समझ में आया कि नहीं? यस सर. Yes. दिस इज एक्चुअली 35 AD. ठीक है, बाकी और भी प्रोविजंस था ना 35 के अंदर, मतलब और भी छोटा छोटा बिजनेस के बारे में बोला था. आपको थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेना है, कुछ भी एमसीक्यू सवाल भी पूछते हैं यहाँ से. ठीक है, तो बस नॉलेज रखना तो जवाब इजीली हो जाएगा. अच्छा, और एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करोगे? देखो, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए. ठीक है, ये हो जाना चाहिए सर. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है. मिस्टर सूरज ए proprietor commenced operation of the business of a new 3-star hotel in Madurai, Tamil Nadu, 1/4/2020. He incurred capital expenditure of rupees 50 lakh during the period of January 2020 to March 2020 exclusively for the above business and capitalized the same in his books of accounts as on 1st April 2020. Further, during the previous year 2020-21 he incurred capital expenditure 2 crore, out of which 1.5 crore was acquisitions of land exclusively for the above business. ठीक है, compute the income under the head profits and gains of business and profession for assessment year 2021-22 and fulfill all the conditions specified under section 35 AD and opted for claiming deduction under section 35 AD, and he has not claimed any deduction under chapter 6A under heading C, deduction in respect of certain incomes. The profit from the business of running this hotel before claiming a deduction 35 AD for the assessment year 21-22 is 25 lakh, assuming he also has another existing business. He also has another existing business of running a 4-star hotel in Coimbatore, which commenced operations 15 years back. The profit from which is 120 lakh for the assessment year 21-22. Also assume that payments for capital expenditures were made by net banking. बोलो सर, हो जाएगा ये क्वेश्चन? ट्राई तो कर सकते हो, थोड़ा कॉमन सेंस है और थोड़ा सा आज का ही प्रोविजंस है. हो जाएगा? ट्राई करोगे कि नहीं करोगे? अभी बोलो ना सर कि ये ट्राई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा क्या? हाँ सर. सर हाँ, होमवर्क में दे दीजिए. हाँ, ये होमवर्क भी दे रहा हूँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये होमवर्क में ही मैं बोल रहा हूँ, ये कर लेना होमवर्क में. अगर नहीं बाद में मैं आंसर भी शेयर कर लूँगा आप लोगों के साथ,
तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा सर, ठीक है, बिकॉज 35 AD के रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके सर, अच्छा ये क्वेश्चन करो ना थोड़ा। ये मिस्टर गामा, ये वाला तो नहीं किया था ना सर, मिस्टर गामा, मिस्टर गामा सर ये वाला हम ट्राई किए थे, हुआ नहीं हुआ नहीं। सर। इसमें न्यू मशीन तो कुछ लिया ही नहीं, इसमें तो रिटन डाउन वैल्यू जो है वही दिख रहा है मुझे बस। डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन है तो, है ना, हाँ सिर्फ डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा। चलो सर करो, अभी करते हैं। मिस्टर गामा ए प्रोपराइटर स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स फॉर मोटर व्हीकल्स ऑफ 1/1/2020। पढ़ रहे हैं ना सब कोई मेरे साथ साथ? The manufacturing unit was set up on 1/5/2020. He commenced his manufacturing operations on 1/6/2020. The total cost of the plant and machinery installed in the unit is 120 crore. The said plant and machinery included second hand plant and machinery bought for rupees 20 crore and new plant and machinery for scientific research relating to the business of SSC required at cost of rupees 15 crore. अच्छा, section 35 भी है। Compute the amount of depreciation allowable under section 32 of the Income Tax Act 1961 in respect of the assessment year 21-22, assuming that all the assets were purchased by way of account pay check and Mr. Gama has not opted for the provision of section 115 BSE. सर ये 115 BSE देखे घबराना नहीं है सर। ये 115 BSE क्या है बोलो तो, ये जो ऑल्टरनेट टैक्स रेट है ना, आप लोगों को पता है कि ये 2019 लास्ट ईयर का जो प्रोजेक्ट बजट आया था 2020-21 का असेसमेंट ईयर में, उसमें न्यू टैक्स रेट एक आया। सुबह जानता है ना तू? मतलब एक तो पुराना रेट है, इसके साथ साथ एक न्यू रेट है। ये रेट मैंने ना आप लोगों को इसमें दिया नहीं शायद, ये वो रेट भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। रुकना, मैं आज ही दे देता हूँ आप लोगों को। ये जैसे ये पुराना रेट है ना, ये रेट अभी भी है, ठीक है, जैसे कि आप टू 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। हाँ सर, ये ओल्ड रेट है और ये 115 BSE इज ए न्यू रेट। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? न्यू रेट मतलब कि सर ये, उसमें एज हटा दिया है। हाँ मतलब उसमें एज का कोई बात नहीं है और उसमें डिडक्शंस नहीं मिलता है, एक्सेप्ट LIC प्रीमियम का कुछ एरिया छोड़ के बाकी कोई भी तरह का डिडक्शंस नहीं मिलता है। मतलब ये जो अभी ऑल्टरनेट है, मतलब आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। मैं एक काम करूंगा, मैं आप लोग को 115 BSE का ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कि तभी आप लोगों को ना ये याद आ जाएगा, ठीक है। ये 115 का भी मैं आप लोग को क्वेश्चन, तो बेसिकली उसमें क्या बोला है, ये जो ट्रेडिशनल रेट है जो अप टू 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, एंड 5 लाख से 10 लाख तक 20% एंड 10 लाख से ऊपर जाएगा तो 30%, जो नॉर्मल स्लैब है, ठीक है, वो वाला स्लैब छोड़ उसी में ये बंदा बिजनेस में अपना टैक्स क्लेम कर रहा है। वो 115 BSE के तहत जो न्यू रेट है उस पर नहीं क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा दूंगा 115 BSE का, तो आप लोगों को ना कनेक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। मैं फिलहाल तो नहीं कराता हूँ, फिलहाल तो मैं इस क्वेश्चन में ही रखता हूँ। तो कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये, ठीक है, मशीनरी इंस्टॉल्ड गामा का। तो फिर ये रहा आपका गामा का 115 BSE क्या है, बस इतना मैं आपको बता दिया, यही है 115 BSE। तब सॉल्व करें इसको। सर पहले तो आप लोग मुझे बता दो सर, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इसको। चलो सर फटाफट मेरे साथ साथ कर लो। ये इलस्ट्रेशन क्या था सर? इलस्ट्रेशन 4। अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ depreciation allowable, computation of depreciation allowable for the assessment year 21-22, ठीक है। इन दी हैंड्स ऑफ, किसका हाथ में सर? इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर गामा, इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर गामा। ये वाला क्वेश्चन और किसी ने ट्राई किया था क्या? जियाउल ने ट्राई किया था, और किसी ने ट्राई किया था ये वाला क्वेश्चन? किसी ने कुछ बोलने का कोशिश कर रहा है बट अभी सुना ही नहीं दिया, ठीक है सर। पर्टिकुलर और अमाउंट,
बस 2 कॉलम में हो जाना चाहिए। अच्छा 2 अमाउंट का कॉलम कर लो। ठीक है। अच्छा टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सबसे पहले तो ये चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मिस्टर गामा प्रोप्राइटर स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स ट्यूब्स, द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज सेट अप ऑन 1/5/2020, ही कमेंस हिज बिजनेस ऑन 1/6/2020, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना बोला सर? 120 करोड़ बोला, 120 करोड़ बोला। क्या करेंगे सर? एक 120 करोड़ हो जाएगा फिर टोटल कॉस्ट 120। ओके अच्छा सर 120 से साइंटिफिक रिसर्च को क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में साइंटिफिक रिसर्च है। द सेड प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड, हाँ बोल 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 100% exempted तो हाँ तो क्या बोला है? द सेड प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड इन द सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी बॉट फॉर ₹20 crore एंड न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी अकॉर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 15 करोड़। तो ये जो साइंटिफिक रिसर्च का जो 15 करोड़ का है इसको क्या करना चाहिए? 100% ले लेना चाहिए ना? इसको 100% ले लेना चाहिए। तो जो कॉस्ट है इसके अंदर तो ये 20 करोड़ के अंदर तो क्या बोल रहे थे? सेड प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी बॉट फॉर ₹20 करोड़। ठीक है, ये 120 के अंदर उसको इंक्लूड करके रखा है बोल रहा है, यही बोला ना कि उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो उसको बाद में हटाएंगे, उसको बाद में हटाते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी में 120 करोड़ में से तो ये पुराना मशीन है, बट उसके अंदर एक चीज क्या है कि कुछ प्लांट मशीनरी साइंटिफिक रिसर्च के लिए था जो 15 करोड़ का है। इसका नोट मैं बाद में आपको बताता हूँ, एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 में हुआ है, इसको मैं बाद में आपको बताता हूँ। बट बिफोर दैट आप इसको काम करो, आप इसको लिखो कि यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च कितना है? 15 का है। नोट दे देंगे इसका, ठीक है, नोट 1 में दे देंगे, तो अभी लिख सकते हो, नो इशू। इसको 1 2 3 इसी में लिखते हैं, ठीक है। अब लिख लो इसको, नोट में लिख लो, नोट 1 या वर्किंग नोट 1 जो भी लिखना है। एज पर सेक्शन 35 subsection 2 clause 4, okay, clause 4 Roman 4, no depreciation shall be allowed in respect of no depreciation shall be allowed in respect of plant and machinery purchased for साइंटिफिक रिसर्च। याद रखिएगा सर, साइंटिफिक रिसर्च relating to SSC's business, relating to SSC's business, ठीक है। Since deduction is allowable under section 35 in respect of such capital expenditure, ठीक है। बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35 में डिडक्शंस मिलता है, इसलिए डिप्रिसिएशन का तो 32 में नहीं मिलता है सर, ठीक है, ये वाला बात याद रखिएगा। और एडिशनल डिप्रिसिएशन का अलग बात करते हैं, बट उससे पहले तो ये अमाउंट आपको लेस कर देना चाहिए। और क्या है सर हिसाब में, तो इधर क्या हो जाएगा, 32 120 से 15 चला गया, तो क्या अमाउंट आया सर? 105 ना, 105 105 करोड़ का। तो ये 105 जो है इसमें क्या होगा, नॉर्मल डिप्रिसिएशन लगाओ इसमें अभी,
एट द रेट कितना परसेंटेज होता है नॉर्मली प्लांट मशीनरीज में नॉर्मल डिप्रिसिएशन? 15%। थैंक यू सर। तो 15% ऑफ 105, तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन, सॉरी थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था मुझे, नॉर्मल डिप्रिसिएशन 15% ऑफ 105, ओके, तो कितना हो जाएगा सर? 15.75, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाएगा सर एडिशनल डिप्रिसिएशन। एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या होगा बता सकते हो? हाँ सर, एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना होगा? कॉस्ट ऑफ, 20 पहले तो कॉस्ट पूरा दे दो सर। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पूरा 120 का है, ठीक है। अब इसमें से आपको अलग करना होगा। सेकेंड हैंड मशीनरीज जो है उसका कितना वैल्यू है? लेस सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। क्या सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरीज में आपको मिलेगा एडिशनल डिप्रिसिएशन? नो सर। तो 120 से 20 हट गया, ठीक है, 120 से 20 हट गया। और सर इसमें से अच्छा जो साइंटिफिक रिसर्च है वो भी हट जाएगा ना, मतलब जो मशीन आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए लिए थे वो भी हट जाएगा। तो आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी 120 एंड सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी 20, इससे हट गया। उससे और क्या हटाना चाहिए आपको? लेस, और क्या हो जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी used for scientific research, scientific research, the whole of the actual cost, the whole of the actual cost of which is allowable as deduction, of which is allowable as deduction under section 35 subsection 1 clause 4. Read with, इसको पढ़ना किसके साथ चाहिए? 35 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई ए, ठीक है। ठीक है, इसका नोट दे देंगे, नोट 2 में आपको पता चल जाएगा। ऐसे आप लोग जानते हो कि एक बार उसमें ले लिया तो इस पे और नहीं मिलने का। तो 120 में से 20 चला गया और यहाँ पर 15 चला गया जो जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए था। तो कितना का मशीन अल्टीमेटली बचा सर? 120 में से 35 चला गया तो कितने का मशीन बचा आपके पास? 85। तो अल्टीमेटली इधर हो गया 35 और 35 चला गया तो फिर आपका लेस होके अल्टीमेटली बचा 85 का। अब इस 85 के ऊपर एक्चुअली आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज करने को मिलेगा। सो एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना होगा सर? क्या रेट हो सकता है? 7.5%। हाँ, ये किस काम के लिए यूज कर रहा था? नॉर्मल मशीन था। ओ अच्छा अच्छा, नॉर्मल मशीन है। एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना चार्ज होता है? 15%। एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट 15% नहीं है बहू। एडिशनल डिप्रिसिएशन ओ का रेट सॉरी सॉरी सॉरी, 25% আছে। 20%। 20% सॉरी सॉरी। 20%। अगर पुट टू यूज एडिशनल डिप्रिसिएशन कब यूज होता है? एडिशनल डिप्रिसिएशन यूज होता है जब कोई मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता हो, या फिर जब कोई मशीन्स किसी भी तरह का पावर सेक्टर्स में पावर जनरेशन यूनिट में यूज होता हो तब एडिशनल डिप्रिसिएशन लगता है। देख भूल गया, हाँ। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, भूलना मत, ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड इंस्टॉल्ड ऑन और आफ्टर 31 March 2005 by an assessee engaged in the business of manufacture or production, okay, or any article or thing in the business of generation or transmission or distribution of power shall be allowed. अगर लेस देन 180 डेज है तो वो 10% होगा एक्चुअल कॉस्ट का, और अगर पूरा साल का है तो फिर 20% होगा। तो हमारे इस क्वेश्चंस में
हम लोग पूरा साल का ही लेंगे, बिकॉज ऐसे 180 डेज का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐसे दिख नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर, 85 का 20%, कितना हो जाएगा 85 का 20%? 17। 17। 17 तो फिर लगा दो 17। ठीक है, और इससे पहले एक डिप्रिसिएशन अमाउंट था 15.75, तो 15.75 एंड 17, तो अल्टीमेटली टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया 32.5, है ना? देख तो मेरा हिसाब ठीक है कि नहीं? 32.75 ओ सॉरी, 32.75। तो फिर क्या लिखोगे, देयरफॉर डिप्रिसिएशन allowable assessment year 21-22 32.75, इतना डिप्रिसिएशन अलाउ होगा। ठीक है, समझ में आ गया सर? बोल, आया समझ में क्वेश्चन सबको? हाँ सर। इस तरह से और क्या क्वेश्चन था जो करने लायक था? मैं एक काम करता हूँ, और एक क्वेश्चन था जो इजी था, हो जाना चाहिए। इलस्ट्रेशन 3 हो गया था, इलस्ट्रेशन 3 आप लोगों को मैंने कर दिया था, लेकिन ये नहीं हुआ था। ए कार परचेज बाई डॉक्टर सोमन 10 अगस्त 2017 को, ठीक है, for rupees 5,25,000 for personal use in brought into professional use on 1/7/2020 by him when its market value was 2,50,000. Compute the actual cost of the car and the amount of depreciation for the assessment year 21-22, assuming the rate of depreciation to be 15%. वैसे गोपी का जो क्वेश्चन हुआ था ना, उसी तरह का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया या ट्राई किया, मैं आप लोगों को आंसर शेयर करता हूँ, आप लोग ना एक बार इसको मैच कर लो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और वो क्वेश्चन 7 जो दिया वो भी एक बार घर पे जरूर ट्राई करना। क्वेश्चन 5 हो गया है, ठीक है। अब सर नेक्स्ट दिन क्या करना है, इलस्ट्रेशन 5 भी हो गया है। अब नेक्स्ट दिन क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन सर ये बाकी और भी कुछ एरिया है, जैसे आज तो 35 AD में ही मैंने सारा का सारा क्लास आप लोगों का ले लिया। कल के क्लास में 35 AD को छोड़ के, मतलब वो तो हो गया है, उसके बाद और भी जो सेक्शंस है ना उसको चर्चा कर लेंगे एक बार पूरा। ठीक है, जिसमें 35D, ठीक है, 35D आएगा, 35DD आएगा, और 40s का कुछ एरिया है उसको बता देंगे एक बार। और उसके बाद ना सर आप लोगों को मैं कंप्लीट सम्स कुछ करवाऊंगा, जिसमें सारा का सारा सेक्शंस का एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा। तब जाके बीपी मोटा मोटी नहीं, अच्छा खासा लेवल में आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, पर कुछ MCQ क्वेश्चंस भी आप लोगों को देंगे, जिसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आज तो मैं इतना ही रखता हूँ। एक काम करूंगा सर, जो होमवर्क का क्वेश्चन था, जैसे कि वो इलस्ट्रेशन 2 का जो था, ठीक है, मतलब अभी जो मैंने आपको बोला डॉक्टर सोनम का, वो वाला मैं आपको शेयर करता हूँ, और नोट्स भी आपको मैं शेयर करता हूँ। जो नोट 2, जो इसका नोट 2 है, इसको भी मैं आप लोग को दे देता हूँ, आप लोग कॉपी कर लेना एक बार। ऐसे समझ में तो आप लोग को आ गया कि साइंटिफिक रिसर्च और इसके लिए डिप्रिसिएशन क्यों अलाउड नहीं होता है। नोट 2 एक बार कॉपी में लिख लेना लास्ट क्वेश्चन का, और उसके साथ साथ वो डॉक्टर सोनम वाला क्वेश्चन का आंसर को एक बार मैच कर लेना, या फिर ठीक ठाक समझ के लिख लेना। ठीक है, फिर और भी क्वेश्चंस कल के क्लास में करेंगे सर। बोलो सर। सर एक बार नोट नंबर 1 दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट रुको, नोट नंबर 1 लिख ले। ठीक है सर, ऐसे तो क्लास ख़त्म है, अगर किसी को जाना है तो जा सकता है। और यस, जियाउल, सुबह, सभी को मैं नोट्स शेयर करता हूँ। समरी एक्चुअली लास्ट वीक में था नहीं बोल के दे नहीं पाया, इस बार तो मैं बैठ के इसको रेडी নোট करके। টুটা লেখা নেন না দাদা? নোট 2টা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, লিখে নে, একটু বড় আছে, আচ্ছা আমি পাঠিয়ে আচ্ছা দিচ্ছি, আচ্ছা লিখে ने। ठीक है ঠিক सर, আছে। नोट 2 मैं लिख भेज देता हूँ सर आप लोगों को, आप लोग प्लीज़ एक बार उसको कॉपी कर लेना। एक्चुअली मैं समझा दिया, आप लोग बस कॉपी कर लेना प्लीज़। ठीक है, नोट 2 एक बार कॉपी कर लेना, मैं लिखा भेज देता हूँ। सर रिसर्च रिलेटिंग हाँ बोला, के बाद क्या लिखा है? कहाँ सर है? साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग रिलेटिंग टू एसएससी's बिजनेस, relating to SSC's business, since deduction is allowable under section 35 in respect of such capital expenditure. नोट 2 मैं शेयर करता हूँ, कॉपी कर लो। ठीक है, ओके सर।
ओके आंसर। ठीक है सर, चलो बाय सर फिर। प्रोविजन भी दे दिया तो 7 नंबर करेंगे तो मैं समझा नहीं यार, एक बार बोलो। प्रोविजन का नोट्स जो है। हाँ हाँ हाँ, मैं प्रोविजंस का नोट्स आज तो शेयर करना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है सर, आज तो मैं कर ही दूंगा आप लोग। ठीक है, बाय सर। ओके सर, चलो हाँ दादा बाय। ओके, टाटा। चलो सर, टाटा। স্যার কোশ্চেনের পিডিএফটা পাইনি, একটু পাঠিয়ে দেবেন তো। এটা পাঠাইনি তোকে? পাঠিয়েছিলাম তো, তুই বোধহয় কোনো কারণে পাসনি। আচ্ছা ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। ঠিক আছে, রাখছি স্যার। আচ্ছা রাখ কথা, হ্যাঁ।